ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हम लोग हमारा एक और नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और हमको आज कोशिश ये करना है कि 2 घंटे में इसी चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास एक दिन एक चैप्टर है, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट ईयर 2025 के अंदर इसके ऊपर से 2 क्वेश्चन आए थे, तो इसको याद रखना। ये जो चैप्टर है इसका नाम है हयातियाती दर्जाबंदी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये बहुत सिंपल है। आप लोगों ने 8, 9, 10 में या इसको आपके खुद 11th की स्टडीज में आपने इसको पढ़ा हुआ होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे जानदारों के नंबर बढ़ते गए तो उनको याद रखने के कुछ तरीके बनाए गए। उन तरीकों में क्या था कि हम ये देखते थे कि वो जानदार जो है वो किस किस्म के होते हैं, तो हम उनको फिजिकली या हम ये कहेंगे उनको मॉर्फोलॉजिकल वो दिखाई कैसे देते इस बुनियाद पे। जैसा मान लो कि कुछ जानदार है जिनके 4 पैर है, तो आपने उनको एक ग्रुप में रख दिया। कुछ जानदार है जिनके 2 पैर है, तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया। कुछ जानदार है जो पानी में रहते हैं, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। कुछ जानदार है जो जमीन पर रहते हैं, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। कुछ जानदार है जो हवा में उड़ते हैं, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो दर्जाबंदी का मतलब क्या होता है, आपने जानदारों को अलग अलग ग्रुप में रखा ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सके, ताकि आप उनको शनाख्त कर सके। जैसे हम ये कहते हैं कि इंसानों के अंदर अलग अलग नाम है, तो हम किसी को आप शेख के नाम से जानते हैं, किसी को सैयद के नाम से जानते हैं। क्यों? ताकि उनकी आसानी से क्या की जा सके, शनाख्त की जा सके। तो दर्जाबंदी जो है ये इसीलिए की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि इंसानों की जो तारीख है उसकी शुरुआत से ही जानदारों के अंदर हमने क्या किया हुआ है, उसकी शुरुआत से ही हमको ये देखने को मिलता है कि जानदारों के अंदर क्या की जाती है, दर्जाबंदी की जाती है। दो मिनट। जानदारों की दर्जाबंदी होती थी, उसमें कोई साइंसी उसूल को हम इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, हम उसके लिए रोजमर्रा की कुछ बुनियादी चीजों का इस्तेमाल करते थे। जैसे लिबास हो गया, पनाहगाह हो गई यानी रहने की जगह हो गया, उसका हैबिटाट हो गया। जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ जानदार पानी में रहते हैं, कुछ जानदार जमीन पर रहते हैं। तो हमने ये कोई ऐसा साइंटिफिक बुनियाद पे दर्जाबंदी नहीं की थी, बल्कि हमने रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसकी बुनियाद पर उनकी दर्जाबंदी की। उसमें एक है लिबास, एक है पनाहगाह यानी रहने की जगह, जिसको हम कहते हैं उनका हैबिटाट। क्या कहते हैं हम उसका, हैबिटाट, रहने की जगह। और इसी तरह से खुराक की, वो क्या खाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि शुरुआत में इंसानों ने जब जानदारों की दर्जाबंदी की तो उसकी बुनियाद था उनका रहन सहन, उनके रहने की जगह, उनका खुराक का तरीका, ये चीजें थी। बाद में क्या हुआ, बाद में साइंसी इर्तिका हुआ। साइंसी इर्तिका के बाद क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ जो दर्जाबंदी का महवर है या जो अंदर दर्जाबंदी की जो जरूरत है, तो इंसानी जरूरत से हटकर जानदारों की साख्त के ऊपर मरकूज हो गए। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जब दर्जाबंदी की गई तो वो इंसानों की जरूरत के मुताबिक की गई, लेकिन बाद में जब दर्जाबंदी आई तो ये बात समझ में आया कि नहीं, दर्जाबंदी हमें किस बुनियाद पे करना चाहिए, जानदारों की साख्त की बुनियाद पे करना चाहिए, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम 2 चीजों की स्टडी करते हैं, एक अंदरूनी निज़ाम की करते हैं और एक बैरूनी यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। फिर गैर साइंसी बुनियाद का प्रॉब्लम क्या था, तो गैर साइंसी बुनियाद ये था कि ये निज़ाम जो था महज अफादियत पर मुबनी था, यानी ऐसा निज़ाम जो उन जानदारों से मिलने वाले फायदे की बुनियाद पे था, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था, उसकी कोई साइंस नहीं थी। और दूसरी चीज ये थी कि ये किसी हयातियाती यानी बायोलॉजिकल खुसूसियात के ऊपर भी मुनासिर नहीं था। तो याद रखना है कि दर्जाबंदी की जो इब्तिदा में दर्जाबंदी की गई वो सिर्फ जानदारों की मिलने वाले फायदे की बुनियाद पे थी, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था ना। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अरस्तु। हम आमतौर पर सुनते रहते कि कोई एक फिलोसोफर थे, उनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु थे, अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने जानदारों को 2 बड़े ग्रुप में तकसीम किया। एक बड़ा ग्रुप उन्होंने बताया पौधों का, जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं प्लांट। तो उन्होंने एक किंगडम बनाया जिसको बनाया था प्लांट,
और दूसरा किंगडम उन्होंने बनाया, वो बनाया जानवर, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स। ना अब ये दो जो बुनियादें उन्होंने बनाया, उस दो बुनियादों में उन्होंने क्या किया, पौधों के अंदर जाहिरी साख्त की बुनियाद पर उन्होंने दरख्तों को, झाड़ियों को और जो जड़ी बूटी है उनको एक ग्रुप में रखा और उसका नाम दिया कि ये सब प्लांट है। दूसरा, सुर्ख खून वाले और बगैर सुर्ख खून वाले। उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर खून होता है और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर खून नहीं होता। अब हम आमतौर पर जब खून बोलते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि कोई कलर का, लाल कलर की चीज है, क्योंकि कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में तो खून होता नहीं। तो इस तरह से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर खून होता है और कुछ में नहीं होता। कौन सा खून? सुर्ख खून। तो जिनमें सुर्ख खून होगा और जिनमें सुर्ख खून नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, कोई चीज है जो उनके जिस्म के अंदर क्या कर रही है, दौरान कर रही है। तो उस बुनियाद पर उन्होंने क्या किया, दो बड़े ग्रुप में जानदारों को तकसीम कर दिया। एक ग्रुप का नाम उन्होंने रखा पौधे और दूसरे ग्रुप का नाम रखा उन्होंने जानवर। पौधों को उन्होंने किस बुनियाद पर? जाहिरी साख की बुनियाद पर, वो सब एक जैसे दिख रहे हैं, हरे कलर के। और जानवरों को किस बुनियाद पर? उनके खून की रंग की बुनियाद पर, कि खून का कलर किस तरह से है। ये इम्तिहान में पूछा जाता है अरस्तु के मामले में। अब दूसरी बात याद रखना है कि अरस्तु ने जब ये दिया, या अरस्तु ने जब इस तरह की दर्जाबंदी की कि पूरे जानदारों को उन्होंने पौधों में और एनिमल में तकसीम किया, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, या उसके बाद एक और फिलोसोफर आए, उनका नाम है कार्लस लिनियस। क्या नाम है उनका? कार्लस लिनियस। और कार्लस लिनियस ने क्या किया कि जानदारों को दो किंगडम में तकसीम किया। अब उसके बाद से यहाँ से नया नाम स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं किंगडम। और सदियों तक ये जो किंगडम था, इसकी जो बुनियाद थी, वो बुनियाद क्या थी? वो बुनियाद थी हयातियात, यानी वो बुनियाद थी बायोलॉजिकल। उन्होंने बायोलॉजिकल रीजंस, बायोलॉजिकल खुसूसियात की बुनियाद पर उन्होंने क्या किया था, जानदारों को तकसीम किया था। और दो किंगडम में उन्होंने भी तकसीम किया था। एक किंगडम को उन्होंने बोला था किंगडम एनिमेलिया, और दूसरे किंगडम को उन्होंने बोला था किंगडम प्लांटी। एक किंगडम का नाम उन्होंने क्या रखा? किंगडम एनिमेलिया। और दूसरे किंगडम का नाम रखा था उन्होंने किंगडम प्लांटी। अब किंगडम एनिमेलिया वो किसको कहते थे? जैसे हमने कहा कि अरस्तु कहते थे कि जिनके अंदर खून होगा वो है एनिमल, और जिनकी जाहिरी खुसूसियात में हरा कलर होगा वो सब होंगे पौधे। तो अब इन्होंने भी दो किंगडम में तकसीम किया। अब इन्होंने जब तकसीम किया तो किस बुनियाद पर किया? तो वो कहते थे कि तमाम जानवर जो खुराक के लिए पौधे या दूसरे जानवरों पर मुनहसर होते हैं उनको वो कहते थे एनिमेलिया। और फिर आगे चल के ये बात बोली गई कि वो जानवर जो दूसरों के ऊपर मुनहसर होते हैं उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। तो वो सारे जानवर जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी हम दूसरे हेटेरोट्रॉप्स जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब रहता है कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों पर अपनी ग़िज़ा के लिए मुनहसर है। तो उन्होंने कहा कि वो सारे जानवर जो दूसरे जानवरों के ऊपर अपनी ग़िज़ा के लिए मुनहसर है वो है एनिमल्स। दूसरा, वो तमाम जानवर जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, जिनको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो जो जानवर अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उन सारे जानवरों को उन्होंने मिलाकर क्या नाम दे दिया? उन्होंने उनको नाम दे दिया नबातात। ठीक है, तो याद रखना। और फिर दूसरी बात ये बात बोली जाती है कि कार्लोस लिनियस का ये जो नजरिया था, या इनकी जो तकसीम थी, या जो दर्जाबंदी थी, कई जमाने तक लोगों ने इसको क्या किया, इस्तेमाल किया। और इसी तरह से लोग उसको क्या करते रहे, जो भी नया जानदार मिलता था उस नए जानदार को वो देखते थे कि ये अपनी खुराक के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे जानदार पर मुनहसर है, या ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। अगर ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है तो उसको वो बोलते हैं पौधा, यानी प्लांटी। और अगर वो दूसरे जानवरों पर मुनहसर है, दूसरों को खाता है, तो उसको वो बोलते थे एनिमेलिया। तो इस तरह से अरस्तु के बाद कार्लस लिनियस है जिन्होंने दो किंगडम का, टू किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। देन दो किंगडम सिस्टम का बड़ा प्रॉब्लम क्या था? कई साल तक ये सिस्टम लोगों ने इस्तेमाल किए, लेकिन इस किंगडम के कुछ निगेटिव बातें थी, या कुछ हम कहेंगे कुछ खामियां थी। अब इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, लिखना है। पहला कि इस किंगडम का बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये जो दो खलिए होते हैं ना, हम आगे चल गए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरह के खलिए होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
तो इनका प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों खलियों के दरमियान में कोई वाज़ेह फर्क नहीं बताया। यानी मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, आप उस बैक्टीरिया को भी एनिमल बोल रहे हैं और कोई शेर है उसको भी एनिमल बोल रहे हैं, जबकि बैक्टीरिया के खलिए के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए कहाँ रहता है, वो डीएनए उसके साइटोप्लाज्म में रहता है। टाइगर की बात करते हैं, शेर की बात करते हैं, उसका जो खलिया होता है, उसका जो डीएनए होता है वो मरकजे में होता है, न्यूक्लियस में होता है। फिर दूसरी चीज कि बैक्टीरिया खलिया जो होता है वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है या जो काम अंजाम देता है वो फर्मेंटेशन वाला काम है या ऐसे काम है जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि शेर की बात करते हैं तो शेर के अंदर जो खली है वो दूसरे अलग अलग काम अंजाम देते हैं या उनके अंदर इस तरह का फर्मेंटेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तीसरा ये कि यूकैरियोटिक जो खली है वो सिंगल है, सॉरी प्रोकैरियोटिक जो खलिए है वो सिंगल है, जबकि यूकैरियोटिक खलिए जो होते हैं वो बंच में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो नतीजे में क्या हो गया कि जब कार्लोस लिनियस के सिस्टम को लोगों ने इस्तेमाल किया तो अब उनके लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि यूनिसेलुलर यानी एक खलिए वाले जानदार को और एक से ज्यादा खलिए वाले जानदार को आप किस जगह पे रखेंगे, आप उनको एनिमल बोलेंगे या आप उनको प्लांट भी बोलेंगे। तो पहली खामी ये थी। दूसरा, यह खलवी यानी यूनिसेलुलर और कसीर खलवी यानी मल्टी सेलुलर जानदारों को एक ही खाने में रख दिया, जो पहली बात मैंने बताया। तीसरा, फंजाई और एल्गी, इनको उर्दू में बोला जाता है तालिब। तो फंजाई और एल्गी इन दोनों के दरमियान उस वक्त तक कोई भी फर्क नहीं किया जाता था या दोनों को एक जैसा कंसिडर किया था या दोनों को एक जैसा ही माना जाता था। हम आज ये पढ़ते हैं कि जो एल्गी है, एल्गी कौन है? एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, शॉय तरकीब करता है, ग़िज़ा बनाता है, ऑटोट्रॉपिक है। जबकि फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, फंजाई फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं करता। इसका मतलब दोनों भी अलग अलग है। लेकिन कार्लोस लिनियस के हिसाब से क्योंकि वो दोनों भी दिखने के लिए एक जैसे हैं इसलिए उनको क्या बोल दिया गया, या दोनों को वो क्या कंसीडर करते थे, हेटेरोट्रॉप कंसीडर करते थे, या वो दोनों को ऑटोट्रॉप कंसीडर करते थे। नतीजे में उन दोनों को कहाँ रखा जाता था? प्लांट की। बाद में पता चला कि ये दोनों के रहने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, इसका मतलब ये दो अलग अलग जानदार है। उसके बाद कुछ जानदार जो थे वो पौधों और जानवर दोनों की खुसूसियात रखते थे, इनकी जगह का तयन नहीं हो सका। अब कुछ जानदार ऐसे हैं जिनके अंदर पौधों वाली खुसूसियात भी है और जानवर वाली खुसूसियात भी है, जैसे प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट का ये होता है ना, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे जैसे यूग्लिना, यूग्लिना की बात करें तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसलिए आज भी साइंटिस्ट परेशान है कि उनको क्या बोलना चाहिए, उनको प्लांट बोलना चाहिए या एनिमल बोलना चाहिए। तो अब ऐसे जानदार जिनके अंदर दोनों भी खुसूसियात है उनको कहाँ रखा जाए या उनको किस ग्रुप में कैटेगराइज किया जाए, तो ये बात कौन नहीं बता सका? ये बात टू किंगडम सिस्टम यानी कार्लोस लिनियस का नजरिया नहीं बता सका। ठीक है ना। अब दर्जाबंदी के लिए फिर क्या करना चाहिए? तो कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि दर्जाबंदी के लिए हमने इन खुसूसियात का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी खुसूसियात है जिसकी बुनियाद पर दर्जाबंदी होना चाहिए? तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि दर्जाबंदी के लिए आपने किस बात का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले सेल की साख्त का, आपने किसको कंसिडर करना चाहिए? सेल की साख्त को। दूसरा, सेल वॉल की कीमियाई साख्त को। तीसरा, आपने किस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए? ग़िज़ाई तरीका कि न्यूट्रिशनल लेवल पर वो क्या, कैसा उनका न्यूट्रिशन का तरीका है, कहीं वो सेप्रोफाइटिक तो नहीं है, सड़ी गली चीजें खाने वाले, कहीं वो ऑटोट्रॉपिक तो नहीं है, अपनी ग़िज़ा खुद ही बनाते हैं, कहीं वो हेटेरोट्रॉपिक तो नहीं है जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर मुनासिर होते हैं ना। तीसरा, इर्तिकाई ताल्लुक़ कि जितने भी जानदार हैं उन जानदारों के अंदर इर्तिकाई यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, उसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। और उसके बाद है उनका अहम दैट इज तौलीदी या रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन का मेथोडोलॉजी क्या है। जैसे हम मान लो फ्रॉक की अगर बात करते हैं, मेंढक की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेंढक के अंदर जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है वो एक्सटर्नल होता है, आउटसाइड दी बॉडी होता है। लेकिन अगर हम दूसरे एनिमल की बात करें, लाइक रेप्टाइल्स वगैरह की बात करें या खुद ह्यूमंस की बात करें या मैमल्स की बात करें, तो ये जो जानदार होते हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो इंटरनल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे जानदार भले ही दिखने के लिए एनिमल है लेकिन इनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है? फर्क। इसका मतलब जानदारों के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है।
पौधों के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। इसका मतलब आप सबको एक साथ एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। किन बुनियादों पर? इन कैरेक्टर, इन खसूसियात की बुनियादों पर। तो इसीलिए साइंसदानों ने क्या किया, साइंसदानों ने इन बुनियादों की इस्तेमाल करके एक और नई दर्जाबंदी बनाने की कोशिश की, और इन्हीं बुनियादों का इस्तेमाल करके एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है विटेकर। ठीक है ना। अब दर्जाबंदी में एक और बात है क्या, कि दर्जाबंदी के अंदर हमेशा तब्दीली होती है, और वो तब्दीली किस तरह से होती रही? तो सबसे पहले ये कि जो दो किंगडम सिस्टम था, वो दो किंगडम सिस्टम इब्तदाई था, बहुत सादा था, और सादा भी कैसा था? साइंसी नुक्ते नजर के मुताबिक था। फिर नए मेयारात को उसके अंदर क्या किया गया? शामिल किया गया। कौन से नए मेयारात को है? तो जैसे खुर्दबीन ईजाद हुई, खुर्दबीन मतलब माइक्रोस्कोप, जैसी माइक्रोस्कोप की ईजाद हुई तो उसकी बुनियाद पर हमारे लिए क्या आसान हो गया? खलियों का स्टडी करना, जानदारों के स्टडी करना, इंटरनल स्टडी करना, अंदरून तक उसकी स्टडी करना, अंदरून तक उसका मुताला करना, ये हमारे लिए आसान हो गया। इसी तरह से सेल्यूलर साफ, यानी जो जानदार है, उन जानदारों की जो आउटर लेयर है, उनके जिस्म की बाहर की जो लेयर है, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर साफ, सेल के बाहर की जो कवरिंग है वो ना, उसकी वजह से ये हुआ कि जैसे ये माइक्रोस्कोप और सेल वॉल, यहाँ हम कहेंगे सेलुलर साफ्ट का स्टडी हुआ या उसकी दरियाफ्त हुई, तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो पुराने निज़ाम थे, जैसा कि हमने कहा कि कार्लोस लुनियस है या हम कहेंगे अरस्तु है, इनका जो सिस्टम था, उस सिस्टम की हमको क्या मालूम होने लगी? खामियां मालूम होने लगी। फिर उसके बाद और तब्दीली क्या आई दर्जाबंदी में, और क्या अपडेशन हुआ, क्या अपडेट हुआ? तो एक चीज ये हुआ कि कसीर किंगडम मॉडल्स, कसीर किंगडम मॉडल का मतलब क्या हो गया कि अभी तक जानदारों को आप सिर्फ दो किंगडम में तकसीम कर रहे हैं। अभी तक आप जानदारों को सिर्फ दो खानदानों में तकसीम करते थे, या तो आप बोलते थे प्लांटी, या तो आप बोलते थे एनिमेलिया। तो साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि अब हमने दो के बजाय कई सारे और किंगडम बनाना चाहिए, कई और सारे खानदान बनाना चाहिए। तो ये हुआ कि हयातियाती हक़ाइक़ की बुनियाद पर क्या हुआ? मुसलसिल तरमीम होती गई, और नए ग्रुप्स की क्या होती गई? तश्कील होती गई, या नए नए ग्रुप्स क्या होते चले गए? बनते चले गए। इसका मतलब ये हो गया कि साइंसी दर्जाबंदी ये कोई हतमी कानून नहीं है। हतमी मतलब आखिरी, यानी हम बोलते हैं ना पत्थर की लकीर, तो कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। फिर क्या है? तो बल्कि जैसे जैसे दरियाफ्त तो होते रहेंगे या नई नई चीजें हमको मालूम होते रहेंगे, उसी के साथ हम ये दर्जाबंदी के अंदर क्या करते रहेंगे? इर्तिका करते रहेंगे। यानी ये इर्तिका पजीर अमल है, यानी ये इवोल्यूशनरी अमल है, यानी ये डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए। यानी अगर आज हम बात करें, आज के ज़माने में क्या हो गया? आज के ज़माने में हमारे पास नए-नए वायरसेस आ गए, या आज के ज़माने में हमको और नए जानदार दिख रहे हैं। तो अब हम उनको क्या करेंगे? अब हम उनको क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर आज एक नई स्पीशीज आई हुई है, कौन सी? जो ड्रग रेजिस्टेंस शो करती है। तो अब क्या हुआ? साइंटिस्ट ने क्या करे? बैक्टीरिया की कैटेगरी में एक और खानदान ऐड कर दिया, जिनको बोला जाता है ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, DRS, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक का जिनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से या हयातियाती खसूसियात की बुनियाद पर ये जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से याद रखना है कि दर्जाबंदी का जो भी निज़ाम है, उस निज़ाम में हमको क्या देखने को मिलती है? मुसलसल तब्दीलियां देखने को मिलती है ना। अब इन्हीं तब्दीलियों के साथ एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। कौन कौन से 5 किंगडम सिस्टम उन्होंने दिया? तो सबसे पहला जो किंगडम उन्होंने बनाया, वो बनाया किंगडम मोनेरा। क्या बनाया? किंगडम मोनेरा। दूसरा बनाया उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा उन्होंने बनाया किंगडम फंजाई। चौथा उन्होंने बनाया किंगडम प्लांटी। पांचवा उन्होंने बनाया किंगडम एनिमेलिया। और अगर आप देखेंगे तो इन 5 किंगडम के अंदर क्या खसूसियात थी? किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसमें कौन आ गया? प्रोकैरियोट्स। अगर आपको याद आ रहा होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बोला कि जो अरस्तु का नजरिया था या जो 2 किंगडम सिस्टम था, उसका बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उसके अंदर उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया था।
दूसरा, उन्होंने यककल्बी और कसीर कल्बी जानदारों को एक दूसरे से अलग नहीं किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब इस किंगडम के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले एक ग्रुप बनाया गया जिसको बनाया था प्रोकैरियोट्स, यानी वो सारे जानदार जो छूट गए थे अब उनको एक खानदान में रखा गया। दूसरा, यककल्बी यूकैरियोट्स, तो जिस तरह से उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा उसी तरह से उन्होंने यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स में भी दो ग्रुप हैं। यूकैरियोट्स में एक ग्रुप होता है यककल्बी यूकैरियोट्स और दूसरा होता है कसीर कल्बी यूकैरियोट्स। जैसे हमारी बात करें तो हम कसीर कल्बी यूकैरियोट्स में आते हैं, बस समझ रहे। ईस्ट की बात करें तो वो यककल्बी यूकैरियोट्स में आता है। तो इस तरह से उन्होंने यककल्बी और कसीर कल्बी यूकैरियोट्स के अंदर तकसीम किया। और ये सारी तकसीम किस बुनियाद पर है? जो हमने 5 कंसेप्ट की 5 बुनियादों की बात की थी। कौन सी? सेल की साख, सेल वॉल की कीमियाई साख, ग़िज़ाई तरीका, इर्तिकाई ताल्लुक और तौलीदी अमल। ये जो रिलेशन है इनकी बुनियाद पर ये 5 किंगडम में जानदारों को क्या किया गया? तकसीम किया गया। 5 कौन कौन से किंगडम बनाए गए? पहला है किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटी, पांचवा है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। अब 5 किंगडम सिस्टम की साइंसी बुनियादी क्या क्या थी? तो 5 किंगडम सिस्टम की जो साइंसी बुनियादी थी उसमें सबसे पहला था सेल की साख, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सेल की जो साख थी उसकी बुनियाद पर कुछ खलियों को बोला गया प्रोकैरियोट और कुछ खलियों को बोला गया यूकैरियोट्स। इसी तरह से दूसरा था जिस्मानी तंजीम, या कल्बी है या कसीर कल्बी है, इस बुनियाद पर। तीसरा कि उनका ग़िज़ाई तरीका क्या है, कहीं वो ऑटोट्रॉपिक है क्या? ऑटोट्रॉपिक मतलब अपनी ग़िज़ा खुद बनाने वाले। दूसरा वो हेटेरोट्रॉपिक है क्या? अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसर होने वाले। तीसरा जज्ब करने वाले, यानी एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्टिव मोड। जो हम फंजाई के मामले में जब आगे जाएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि फंजाई का जो खाने का तरीका है वो एब्सॉर्प्शन बेस्ड है। वो क्या करते हैं? जो भी फुल मटेरियल होता है उसको जज्ब करते हैं। देन उसके बाद है तौलीदी अमल। तौलीदी अमल का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का तरीका। हम आगे चल के पढ़ेंगे। कुछ जानदार हैं जिनके एक खलिए से 2 हो जाते हैं, है ना। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर बर्ड्स बनती है। कुछ जानदार होते हैं जिनके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, एक होता है नर, एक होता है मादा। नर बनाएगा स्पर्म, मादा बनाएगी ओवम। इस तरह से ये पूरा तौलीदी तरीके क्या हो गए? जानदारों के अंदर अलग अलग हो गए। इसी तरह से है वो इर्तिकाई ताल्लुक, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये कुछ बुनियादें हैं जिसकी बुनियाद पर 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया। तो याद रखना है कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सीडी के पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र सीडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक ना। अब पुराने प्लान किंगडम की दर्जाबंदी के मसाइल क्या थे, ये बहुत अहम है, इसको समझना है कि ये जो किंगडम बनाया गया तो महज एक खुसूसियत पर इन्हिसार की गलती की वजह से हुआ। यानी एक खुसूसियत थी और वो खुसूसियत क्या थी? वो खुसूसियत ये थी कि जितने भी जानदार हैं जिनके अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है, कल्बी दीवार देखने को मिल रही है, आपने उनको बोल दिया प्लांटी। तो एक ही खुसूसियत की बुनियाद पर बहुत सारे जानदारों को एक कैटेगरी में रख दिया गया था। लेकिन जब बाद में स्टडी की गई तो पता चला कि हर एक की सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, जो कीमियाई स्ट्रक्चर है, जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग है। जैसा कि सिर्फ सेल वॉल की मौजूदगी पर आपने क्या करा? बैक्टीरिया को और प्रोटिस्टा को, प्लांट को, फंजाई को, एल्गी को, सबको एक ग्रुप में रख दिया। तो बुनियादी खराबी क्या थी? इन तमाम जानदारों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया क्योंकि इन सब में क्या मौजूद थी? सेल वॉल। लेकिन अंदरूनी जो साख का मुताला किया गया और ग़िज़ाई तरीकों को देखा गया तो ये बात पता चली कि ये सारे जानदार एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस तरह से ये बात समझ में आती है कि अगर जो ओल्ड क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी का जो सिस्टम था उसकी एक बड़ी खामी क्या थी? एक बड़ी खामी सिर्फ एक खुसूसियत की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थी या उसको नहीं समझने की बुनियाद पे थी। और वो कौन सी खुसूसियत थी? वो थी सेल वॉल की मौजूदगी। कि हाँ, सबके अंदर सेल वॉल मौजूद है लेकिन हर एक की सेल वॉल का जो कीमियाई कंपोजिशन है या जो कीमियाई क्या बोलेंगे उसको,
कंपोनेंट्स है वो अलग अलग है। नाउ अब गलत दर्जाबंदी की वाज़ेह मिसाल क्या है, यानी प्लांट जो प्लांटिंग थे उस प्लांटिंग के अंदर दर्जाबंदी गलत हुई तो उसकी मिसाल क्या है। तो अब अगर दो, यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी दो चीजें बताया, यहाँ पर देखिए एक है स्पायरोगायरा और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास। ये दोनों भी दिखने के लिए ग्रीन कलर जानदार है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास ये यककलबी जानदार यानी यूनिसेलुलर है और स्पायरोगायरा ये कसीर कलबी जानदार है। अब बड़ी गलती क्या थी, पुराने निज़ाम में इन दोनों को यकसर मुख्तलिफ जानदारों को एक ही ग्रुप, कौन से ग्रुप में, एल्गी में रखा गया, सिर्फ इसलिए कि पौधों से क्या करते हैं, मुशाबिह, यानी ये जो रहते हैं इनको पौधों के अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि ये हरे कलर के और हरे कलर की क्यों थे, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था प्लांट, एल्गी। ठीक है ना। ये प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को मिलाने के मुतरादिफ था, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो जानदार है ये जानदारों को आपने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, और मिक्सअप आपने क्या कर दिया, आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को क्या कर दिया, खलत मलत कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो दो जानदार हैं ये दो जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक क्लेमाइडोमोनास है, दूसरा स्पायरोगारा है, एक यक कलबी है, दूसरा कसीर कलबी है। बात समझ में आ रही है। तो पहली गलती की मिसाल जो सेल वॉल की बुनियाद पर की गई ना, फंजाई। अब इसी तरह की मिसाल हमको कहाँ देखने को मिलती है, फंजाई की। फंजाई को भी उठाकर कहाँ रख दिया गया था, पौधों में रख दिया गया था। अब सवाल ये आता है कि फंजाई और पौधों में फिर फर्क क्या है, तो फंजाई पौधे क्यों नहीं है। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि हम यहाँ दो खसूसियत की बात करें। पहला खसूसियात है ग़िज़ाई तरीका और दूसरी खसूसियात है सेल वॉल की कंपोजिशन। हम ये देखते हैं कि पौधे जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी ये क्या करते हैं, शुआई तरकीब की मदद से अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं। जबकि फंजाई की अगर बात करेंगे तो फंजाई ये हेटेरोट्रॉफिक है, यानी ये क्या करते हैं, अपने माहौल से ग़िज़ा को जज़्ब करते हैं या माहौल में जो ग़िज़ा अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते, इसका मतलब इनके अंदर शुआई तरकीब का अमल नहीं होता। तो आप इनको कैसे पौधे कह सकते हैं, तो पहली गलती ये। दूसरा सेल वॉल कि हमको ये पता है कि जो पौधे हैं उनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर जो मादा होता है उसको बोलते हैं सेल्यूलोज, जबकि फंजाई का जो सेल वॉल है उसके अंदर जो मादा होता है उसको बोला जाता है काइटिन। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब ये था कि पहले जमाने में जो दर्जाबंदी की जाती थी जिसके अंदर फंजाई को भी पौधों में रखा जाता था, ये बात गलत थी। किस बुनियाद पर, दो बुनियादों पर, एक उनके ग़िज़ा के तरीके पर और दूसरा उनके सेल वॉल के कंपोजिशन की और कीमिया साथ की बुनियाद पर। नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि फंजाई को पौधों की कैटेगरी में रखना हयातियाती एतबार से क्या था, गलत था। इसलिए फिर अब इसको एक अलग किंगडम बनाया गया। इसलिए हम देखते हैं कि विटेकर ने कितने किंगडम बनाए, 5। एक बनाया मोनेरा, एक बनाया प्रोटिस्टा, एक बनाया फंजाई और एक बनाया प्लांटी और एक बनाया एनिमेलिया ना। अब आखिरी बात कि हमको कंफ्यूजन का क्या करना है, खात्मा करना है। कंफ्यूजन का खात्मे का मतलब ये है कि जो पुराने कंफ्यूजन या पुराने सिस्टम की वजह से जो कंफ्यूजन था या चीजें गलत हो गई थी या खलत मलत हो गई थी, एक दूसरे में मिल गई थी, उनको दूर करना है। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास हम किंगडम फंजाई किसको बोलेंगे, तो फंजाई को पौधों से अलग करके इनका अपना मखसूस ग्रुप बना दिया गया ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। किंगडम मोनेरा यानी तमाम प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया, उसके लिए एक नया किंगडम बना दिया गया। तो इस तरह से ये हो गया कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके लिए एक अलग खानदान बन गया। फिर किंगडम प्रोटिस्टा यानी तमाम यककलबी यूकैरियोट्स, उनको क्या किया गया, एक जगह ला लिया। ना दोबारा बात सुनो, प्रोटिस्टा के मामले में मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ यककलबी यूकैरियोट्स, मोनेरा के मामले में मैंने इस्तेमाल किया यककलबी प्रोकैरियोट्स। बात समझ में आ रही है। तो इसको याद रखना कि इस तरह से फिर क्या किया गया, दर्जाबंदी का ये जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को क्या किया गया, दूर किया गया कि जितने भी प्लांट है या जितने भी ऐसे जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस या ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब प्लांट है, बल्कि कुछ हयातियाती बुनियाद पर वो अलग अलग है और उनको अलग अलग कौन सी कैटेगरी में रखा गया, कुछ को रखा गया फंजाई में, कुछ को रखा गया मोनेरा में, कुछ को रखा गया प्रोटिस्टा में। ठीक ना। अब
किंगडम प्रोटिस्टा का अहम किरदार, ये बहुत अहम है। अब इसको और समझ लीजिए कि किंगडम प्रोटिस्टा होता क्या है ना। मतनू या खलवी जानदारों का मरकज, यानी हम ये कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे जानदार होते हैं, और या हम कहेंगे जब हम तनु की बात करते हैं या डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, अलग अलग अनवा की बात करते हैं, अलग अलग अकसाम की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा ये ऐसा किंगडम है, बहुत सारे जानदार इसके अंदर क्या किए गए, शामिल किए गए। तो याद रखना है, जैसे पैरामीशियम है, जैसे अमीबा है, जैसे क्लोरेला है, जैसे क्लाइमाइडोमोनास है। तो अब इनमें से कुछ जानदार आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस अंजाम देते हैं, कुछ जानदार है जो फोटोसिंथेसिस अंजाम नहीं देते। तो अब जब ये इतने सारे जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपने उनको एक ग्रुप में रखा गया। तो इस किंगडम में होता यह है कि तमाम जानदारों को एक जगह जमा कर दिया गया। कौन से? जो ना मुकम्मल तौर पर पौधे थे और ना ही मुकम्मल तौर पर जानवर यानी एनिमल थे, जिससे यह हुआ कि दर्जा बंदी का जो पुराना अभाव था या प्रॉब्लम था या मुश्किल थी या कंफ्यूजन था, उसको दूर किया गया। तो अब ऐसे जानदारों को प्रोटिस्टा में रख दिया गया जिनके मामले में हमको मुकम्मल तौर पर ये बात नहीं समझ में आती कि ये पौधा है या एनिमल है। तो उन सबको एक जगह लेकर आया और एक जगह लाकर अब उनका एक ग्रुप बना जिसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। नाउ दर्जाबंदी में हमेशा क्या होती गई है, तब्दीलियां होती गई। अब दर्जाबंदी में तब्दीलियां क्यों होती गई, तो उसके दो रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे नई दरियाफ्तें होती गई और टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। एक बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त। फिर इलेक्ट्रॉन की जैसी दरियाफ्त हुई तो हुआ ये कि साइंटिस्ट या साइंसदान इस बात के लिए काबिल हो गए कि वो खलियों की अंदरूनी पेचीदगियों को क्या कर सके, मालूम कर सके, स्टडी कर सके, जिसके नतीजे में यह हुआ कि दर्जाबंदी के अंदर क्या होती गई, तब्दीली। तो पहली चीज नई दरियाफ्तें और टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से ये होता गया कि दर्जाबंदी में हमेशा क्या होती रही है, तब्दीलियां। दूसरा, इर्तिका का बेहतर तफहीम, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमको ये समझ में आया कि जानदारों के अंदर हमेशा क्या होता रहा है, तब्दीलियां होती रही है, हमेशा क्या होता रहा है, इर्तिका होता रहा है। जैसे जानदारों के जुनैनियाती इर्तिका, जुनैनियाती इर्तिका का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप आया तो माइक्रोस्कोप की वजह से ये पता चला कि खलीए के अंदर होता है मरकज़, मरकज़े के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए ही सारी खुसूसियात के लिए जिम्मेदार है। यानी जो भी हमारे कैरेक्टर में, खुसूसियात में तब्दीली आती है, उसका रीजन कौन है, उसका रीजन है डीएनए। तो डीएनए में अगर तब्दीली आएंगी तो उसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल, ज़ाहिरी तौर पर, एनाटॉमिकल लेवल पर हमको क्या देखने को मिलेगी, तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। तो साइंटिस्ट को ये बात समझ में आई, तो उनको ये बात समझ में आया कि इर्तिका की तब्दीलियों की जो बुनियाद है वो जुनैनियाती या जीनियाती तब्दीलियां है। तो वो जीनियाती तब्दीलियों को उन्होंने देखा, फिर उनके बाहमी ताल्लुकात को उन्होंने गहरी समझ का और पुराने निज़ामों को बदलने पर उनको क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। फिर ये निज़ाम मुस्तक़बिल में और भी ज़्यादा क्या होता रहा है, इर्तिका पजीर होता रहा है। इसीलिए हम देखेंगे कि जब हम आगे 12th में जाएंगे तो हम वहाँ पर मेंडल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। मेंडल के बाद हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो ये सब हम स्टडी जब करेंगे तो आपको ये बातें याद आना चाहिए कि क्यों दर्जाबंदी के अंदर बार बार हमको क्या करना पड़ी है, तब्दीलियां करनी पड़ी है। तो उसके दो रीजन है, पहला रीजन है नई दरियाफ्तें और टेक्नोलॉजी, दूसरा रीजन है इर्तिका। ना जदीद दर्जाबंदी के जामे नुक्ते नजर, अब जदीद जो दर्जाबंदी है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, या वो जो दर्जाबंदी है उसकी बुनियादें क्या है। तो मैंने इससे पहले भी बोला कि 5 बड़ी बड़ी बुनियादें हैं ना। उनमें सबसे पहला ये है कि जाहिरी और अंदरूनी साख। इसलिए आप देखो कि जो लोग कल के लेक्चर में थे उनको ये बात पता है कि जब हमने फ्रॉक की बात की, जब मेंढक की बात किया, तो मेंढक को हमने पहले मॉर्फोलॉजी लेवल पे पढ़ा, जाहिरी खुसूसियात, फिर बाद में अंदरूनी खुसूसियात। जाहिरी खुसूसियात में हमने कहा कि मेंढक दिखता कैसा है, तो हमने कहा कि हरा कलर का होता है, उसके जिस्म में 2 बड़े पार्ट होते हैं, एक होता है सर, धड़। इस तरह से हमने उसकी पहले मॉर्फोलॉजी की बात किया। फिर बाद में एनाटॉमी की, यानी अंदरूनी साख्त की बुनियाद पर। अंदरूनी साख्त में ये कि उसका हाजमे का तरीका क्या है, उसका अमल तनफ़ुस का तरीका क्या है, उसके जिस्म के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उसके अंदर बाहमी रब्त कैसे पैदा होता है। तो हमने वहाँ पर एक नर्वस सिस्टम की बात की, अज़मी निज़ाम की बात की। दूसरा सिस्टम हमने केमिकल सिस्टम की बात की, यानी हार्मोन की बात की। तो इस तरह से दो कि ज़ाहिरी लेवल पर और तो एक
होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। फिर दूसरा है फेलिया। फेलिया का मतलब क्या होता है? फंक्शन, कि जिस्मानी अफाल या फिजियोलॉजी, कि उनके जिस्म के अंदर जो अलग अलग काम हो रहे हैं, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है। जैसा हम कहते हैं कि मेंढक की अगर बात करते हैं तो मेंढक कार्निवोर हो रहा है, तो मेंढक की जो इंटेस्टाइन है, या हम कहेंगे कि मेंढक की जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो ग़िज़ा की नली है वो छोटी है, जबकि हर्बीवोर यानी ऐसे जानदार जो पौधों को खाते हैं, उनकी जो ग़िज़ा की नली है वो बड़ी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिजियोलॉजी। फिर हम कहते हैं कि कुछ जानदार होते हैं जिनके अंदर दिल जो होता है वो 3 खानों का होता है, कुछ जानदार होते हैं जिनके अंदर दिल 2 खानों का, जैसे मछलियों के अंदर दिल जो है वो 2 खानों का है। मेंढक यानी एम्फीबिया की बात करें तो 3 खानों का है, हमारी बात करें तो 4 खानों का है। तो इसका मतलब हमारे जिस्म के अंदर जो दौरान खून का सिस्टम है वो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसी तरह से है तौलीदी अमल। तीसरा कौन है? तौलीदी अमल, यानी नस्ल बढ़ाने का जो तरीका है। तो कुछ जानदारों के अंदर वो क्या होता है? वो होता है बडिंग, उसके अंदर होता है फीजन, यानी एक खलिया होगा वो टूट जाएगा, अब ये जो टूटा हुआ खलिया है इससे 2 जानदार बनेंगे। या किसी के अंदर होगा रीजनरेशन, वो क्या करेगा? उसके जिस्म का किसी पार्ट को तोड़ देगा, अब ये जो टूटा हुआ पार्ट है इससे एक नया जानदार बनेगा। या हम कहते हैं हमारे अंदर इंसानों की बात करें तो इंसानों के अंदर जो तौलीद का तरीका है वो क्या है कि हम गैमेट्स बनाते हैं, यानी जो मर्द है उसके अंदर बनेंगे मेल गैमेट्स, यानी जिसको हम स्पर्म कहते हैं या नुत्फा कहते हैं। जो फीमेल है उसके अंदर बनेंगे एग, या जिसको हम कहते हैं बैजा बनेगा। फिर उन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्यूजन होगा, तो उससे फिर एक नया जानदार पैदा होगा। तो इस तरह से अलग अलग जानदारों के अंदर तौलीद की जो तरीके थे वो अलग अलग है। फिर इर्तिफाई ताल्लुक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि दुनिया बनने के बाद से लेकर आज तक जानदारों के अंदर जिस तरह की तब्दीलियां होगी, उन तब्दीलियों की बुनियाद पर इनके दरमियान में क्या रिलेशन है। तो इन इर्तिफाई ताल्लुक, और इर्तिफाई ताल्लुक को अगर स्टडी करना है तो हमको करना पड़ेगा डीएनए, और उस डीएनए के साथ उसके अंदर होने वाले जीनियम या जीनियती इर्तिफा, यानी डीएनए में होने वाले चेंजेस का मुताला करना पड़ेगा। तो इस तरह से दर्जा बंदी का अब जो नए तरीका है उस तरीके के अंदर ये 4 बड़ी बड़ी बातों को रखा गया, या इनकी बुनियाद पर क्या किया गया? तब्दीली लाई। अब शॉर्ट में पूरा अभी तक जो हमने पढ़ा उसको समझाने के लिए कि दर्जा बंदी का इर्तिफा का जो पूरा तब्दीलियां होगी वो कैसा हुई। तो पहली बात याद रखना है कि कदीम दौर में इंसानों ने जब दर्जा बंदी की तो इंसानों की जरूरियात की बुनियाद पे की, जो गैर साइंसी बुनियाद पे था। दूसरी दर्जा बंदी अरस्तु ने की, अरस्तु ने भी ज़ाहिरी साख्तों की बुनियाद पर ही की, लेकिन ये जो थी ये पहली साइंसी कोशिश थी। तीसरा, 2 किंगडम का सिस्टम, यानी पौधे और जानवर की बुनियादी और सादा तकसीम, 2 किंगडम के तरीके में। उसके बाद खामियों का इंकशाफ हुआ कि 2 किंगडम जो सिस्टम है इसकी बहुत सारी खामियां हैं, और इन खामियों की वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे जो जानदार हैं उनको, हालांकि उनके अंदर खुसूसियात अलग अलग है, फिर भी हमने उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया। फिर उसके बाद आया 5 किंगडम का मॉडल, जो विटेकर ने दिया, और विटेकर ने जदीद साइंसी मॉडल की बुनियाद पर हमको क्या किया? तकसीम किया। तो इस तरह से ये बात साबित होती है कि दर्जा बंदी का इर्तिखा साबित करता है कि साइंस एक मुसलसिल सफर है जो हर नई दरियाफ्त के साथ खुद को क्या करता जाता है? बेहतर बनाता जाता है। ठीक है ना? अब अगला मरहला क्या रहेगा? तो अगला मरहला ये रहेगा कि खुर्दबीनी दुनिया का गहराई से मुताल्ला, यानी 5 इनर सिस्टम की तफसीली खोज। कौन कौन से 5 इनर सिस्टम के अंदर बड़े बड़े आए? उसमें से एक आया किंगडम मोरेरा, एक नया ऐड हुआ किंगडम प्रोटिस्टा, और एक आया किंगडम फंजाई। तो इन जानदारों की पोशीदा दुनिया के ये जो है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? इनको स्टडी करना पड़ेगा। यानी अब हम सिर्फ किंगडम प्लांटी या किंगडम एनिमेलिया स्टडी नहीं करेंगे, अब इसके साथ हम क्या करेंगे? किंगडम मोनेरा भी पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा भी पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई भी पढ़ेंगे। ठीक ना? चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो मोनेरा में सबसे ज्यादा कौन आते हैं? बैक्टीरिया। इसीलिए हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया का जो ताल्लुक है वो किंगडम मोनेरा से है। ये कुर्रा अर्ज़ पर हर जगह मौजूद है और जिंदगी की बुनियादी इकाई की नुमाइंदगी करते हैं। यानी प्रोकैरियोट को देखकर ये बात पता चलती है
कि जब दुनिया बनी होगी और दुनिया के अंदर जो सबसे पहला जानदार होगा वो जानदार कौन होगा। तो आज हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि दुनिया में सबसे पहला जो जानदार बना होगा वो बहुत सिंपल होगा, और वो सिंपल जानदार किस तरह का रहा होगा, वो सिंपल जानदार बैक्टीरिया की तरह रहा होगा, यानी वो मोनेरा खानदान से बिलोंग करता होगा, ये ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। फिर ये जो तादाद है कुर्रे अर्ज के सबसे बड़े हैं, यानी अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारी दुनिया में पौधे कितने हैं, हमारी दुनिया में जानदार कितने हैं, जब हम उनका कैलकुलेशन लगाते हैं तो कैलकुलेशन लगाने के बाद हमको ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा जानदार जो दुनिया पर है या हमारी इस कुर्रे अर्ज पर मौजूद है वो है बैक्टीरिया, वो है किंगडम मोनेरा। वो कौन से खानदान से बिलोंग करते हैं, मोनेरा से। तो दो बातें इनके मामले में याद रखना है। पहली बात याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। दूसरी बात याद रखना है कि ये लामहदूद तादाद में होते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फोटो को देख रहे होंगे तो फोटो के अंदर एक जड़ बताई हुई है और उस जड़ के वहां पर मैंने लेबल किया हुआ है हर जगह मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि ये पौधों के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। फिर दूसरा है हम खुद, हमारे जिस्म के अंदर भी हमारे जो सीकम है, हमारे सीकम के अंदर भी कौन मौजूद है, बैक्टीरिया। इसका मतलब बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, चाहे वो दुनिया यानी हमारा एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो एनिमल हो, हर जगह पर बैक्टीरिया क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, या हर जगह पर वो जिंदगी गुजारते हैं। एक और सिंपल से एग्जांपल अगर आपको बताओ तो हम आगे चल के जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में हम एक एंजाइम का नाम पढ़ेंगे, थर्मस एक्वेटिकस। ये थर्मस एक्वेटिकस कहाँ से आया, ये एक बैक्टीरिया से आया, ऐसे बैक्टीरिया से जो बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर रहने वाले एक फव्वारे से यानी स्प्रिंग से हासिल किया गया। इसका मतलब इतने ज्यादा दर्जे हरारत पर, इतने हाई टेम्परेचर में भी बैक्टीरिया क्या करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। तो बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, हर तरह से हर जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा हर जगह पर मौजूद है। दूसरा, किंगडम मोनेरा के अंदर लामहदूद जानदार मौजूद होते हैं या लामहदूद जानदारों को रखा गया है। दूसरा, बैक्टीरिया की अगर मस्कन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है यह हर माहौल के बासी है, यानी हर माहौल में रहने वाले, चाहे मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, चाहे इंतहाई गर्म चश्मे हो, जैसा भी मैंने थर्मस एक्वेटिकस की आपको एग्जांपल दिया, चाहे सहरा हो या चाहे बर्फानी इलाके हो, अंटार्कटिका हो, कहीं पर भी हो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो तुफेली होते हैं। तुफेली का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे जानदार जो अपनी जिंदगी दूसरे जानदारों के अंदर जाकर गुजारते हैं, उनको बोला जाता है तुफेलिए, उनको बोला जाता है पैरासिटिक। तो दूसरे जानदारों के अंदर या उनके बाहर जो जानदार जिंदगी गुजारते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैरासिटिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये बुनियादी चीज को याद रखना है। नाउ इसी तरह से बैक्टीरिया की अगर जाहिरी साख या उनकी ज्योमेट्री यानी उनके शक्ल की बात की जाए तो उनको 4 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। ये नाम आपने लिखना है, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आपको लिखना है। अगर आप सिर्फ थिएटर या मूवी में बैठ के देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अपने अपने कैमरे ऑन रखो ताकि मेरे को पता रहे कि कौन कितना स्टडी कर रहा है, कोई लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो अब जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जाहिरी साख की बुनियाद पर अगर बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बात करते हैं, तो एक होता है उनका ग्रुप, उसको बोला जाता है बैसिलस। क्या बोला जाता है उसको, बैसिलस। बैसिलस का मतलब क्या होता है, ऐसे जानदार जिनका शेप रॉड या डंडे नुमा शक्ल का होता है। अगर आप देखेंगे ये जो बैसिलस है तो इनका जो शेप है वो कैसा है, रॉड की तरह या डंडे की तरह होता है। तो बैक्टीरिया की शक्ल की बुनियाद पर उनके अलग अलग नाम है। तो पहला ये कि या तो वो डंडे नुमा हो या लंबूतरे हो तो उनको बोला जाएगा बैसिलस। दूसरा, अगर वो कर्वी हो या गोल शक्ल की हो तो उनको बोला जाएगा कोकस। ठीक है, गोल गोल हो, है ना। दूसरा, अगर वो स्प्रिंग की तरह हो, खमदार हो, मुड़े हुए हो, उनके अंदर फोल्डिंग्स हो, टेढ़े मेढ़े हो, तो उनको उस शक्ल को यानी उनके अंदर अगर खम हो यानी टेढ़ 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 हो या फोल्डिंग हो तो उस खमदार शक्ल की वजह से उनको बोला जाता है स्पाइरिलम। और आसान याद रखने के लिए ये कि अगर वो स्प्रिंग की शक्ल की हो तो स्प्रिंग की शक्ल की अगर है तो उनका नाम क्या रहेगा, स्पाइरिलम। इसी तरह से कुछ जानदार जो होते हैं उनका जो शेप होता है वो कॉमा की तरह होता है। आमतौर पर हम जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से कॉमा लगाते हैं।
तो अगर वो जानदार है और उसका शेप अगर कॉमन की तरह है तो उसको बोला जाता है विब्रियम या विब्रियो। तो याद रखना है, जानदार ये जो भी किंगडम मोनेरा है उसमें जो बैक्टीरिया है उनको उनके ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। एक होता है बैसिलस, एक होता है कोकस, एक होता है स्पाइरिलम और एक होता है विब्रियो। ठीक। अब एक बहुत अहम चीज याद रखना है, क्या कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं और जितने भी किंगडम मोनेरा के मेंबर हैं उनकी साख्त बहुत सादा होती है और अफाल में बहुत पेचीदगी होती है। यानी वो दिखने के लिए तो बहुत सादा है लेकिन उनके फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले जाहिरी सादगी क्या है, तो जाहिरी सादगी ये है कि ये एक खलिए पर मुश्तमिल है, यानी ये यूनिसेलुलर एक ही खलिए से बने हुए जानदार है। दूसरा, इनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस की अदम मौजूदगी का मतलब है कि जो वाज़े न्यूक्लियस है इनके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है, गायब होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो पहली 2 चीजें याद रखना जिस जो सादगी के लिए जिम्मेदार है, जाहिरी सादगी। पहली चीज क्या है कि ये यखलिए है, यूनिसेलुलर है। दूसरा, इनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं। नाउ अब पेचीदगी क्या है, तो अगर अंदरूनी पेचीदगी की बात करते हैं यानी उनके अंदर अंदरूनी लेवल पर किस तरह के वेरिएशन है, फर्क है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, पेचीदगियां हैं, तो पहली बात की इंतहाई पेचीदा मेटाबॉलिक अफवाल। मेटाबॉलिक अफवाल का मतलब क्या होता है, उनके जिस्म के अंदर कुछ चीजें बनने और कुछ चीजें तोड़ने। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, उसको आपने खाने के लिए शुगर दिया, ग्लूकोज दिया, तो वो ग्लूकोज लेगा, लेकिन उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जब वो अपने बॉडी में ले जाएगा तो उससे अपने बॉडी के लिए लगने वाला प्रोटीन बनाएगा। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर होने वाले जो काम है वो अलग अलग मेटाबॉलिक लेवल। तो एक मेटाबॉलिक वेरिएशन है। दूसरा, जबरदस्त जीनियाती तनु, यानी आप जितने भी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं उनको अगर देखने गए तो उनके डीएनए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्क, वेरिएशन। तो जीन लेवल पे, जीनियाती लेवल पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, कि ये हर किस्म के माहौल में जिंदा रहने की क्या करते हैं, सलाहियत रखते हैं। ये किसी भी माहौल में रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, हवा में रह सकते हैं, दर्जे हरारत कम है वहां रह सकते हैं, दर्जे हरारत ज्यादा है वहां रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, अंदरूनी पेचीदगियां। यानी अगर आप किसी बैक्टीरिया को पानी में रहने की बुनियाद पर अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोटीन आपको दिखाई देंगे, अलग अलग किस्म के आपको लिपिड्स दिखाई देंगे, उसके अंदर होने वाले मेटाबॉलिक साइकिल पूरे अलग अलग दिखाई देंगे। वहीं पर अगर कोई जानदार अंटार्कटिका वगैरह में रह रहा है, कोई जानदार अगर बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर रह रहा है तो आपको उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। फिर तीसरी बात कि ग़िज़ा हासिल करने के जो इनके तरीके हैं वो भी बड़े अलग अलग है। कुछ जानदार जो कुछ मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, कुछ मोनेरा जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। जैसे कि वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक में भी कुछ जानदार ऐसे हैं जो शुआई तरकीब यानी फोटोसिंथेसिस यानी सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, और कुछ जानदार ऐसे हैं जो कीमियाई तरकीब यानी कीमोसिंथेटिक की मदद से यानी अवेलेबल मौजूद कीमियाई मादों का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे सल्फर बैक्टीरिया, तो वो सल्फर का इस्तेमाल कर रहा है, कीमियाई मादे का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा बैक्टीरिया है जो ग्रीन कलर के बैक्टीरिया है या जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपनी ग़िज़ा बना रहे हैं। इसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक है, तो दूसरे जानदारों पर या नामियाती मादों पर इनका इंहिसार है, यानी दूसरे जानदारों को खाकर या दूसरे बैक्टीरिया को खाकर ही अपनी क्या बना रहे, ग़िज़ा बना रहे। फिर मुर्दा अजसाम से खुराक हासिल करते हैं, सड़ी गली चीज़ों से ये अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना रहे, किसी और के ऊपर ये मुनहसर है। फिर कुदरत के ये सबसे बड़े डीकम्पोजर है, यानी आज हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान मर गया, आपने उसको जमीन में दफन कर दिया, या कोई पौधा है वो टूट के गिर गया, कुछ सालों के बाद वो गायब हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि उसका डीकम्पोजिशन हो गया। डीकम्पोजिशन का मतलब ये हो गया कि जो केमिकल मादों से वो बना था वो सारे केमिकल मादे एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग।
तो इन केमिकल मादों को किसने अलग किया? तो वो है किंगडम मोनेरा के मेंबर, यानी वो है बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के ग़िज़ा हासिल करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो उनकी साख्त में तब्दीली है, उनका अंदरूनी उनकी साख्त में फ़र्क है, उनके अंदरूनी निज़ाम में फ़र्क है, उनके खाने के तरीके में भी क्या है, फ़र्क है। इसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया को भी अलग अलग ग्रुप में फिर क्या किया गया, तकसीम किया गया। अब बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप है उसको बोला जाता है आर्की बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है इसको? आर्की बैक्टीरिया। जब भी आर्की वर्ड यूज किया जाता है ना, हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, यानी पुराने जमाने का सर्वे। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पुराने जमाने के बैक्टीरिया है, या हम कहेंगे कि ये ऐसे बैक्टीरिया है जो उन जानदारों की मतलब उन जानदारों को दिखाते हैं जो बहुत पुराने जमाने से या बहुत पहले से ये जमीन पर मौजूद है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरिया की एक खास और कदीम तरीन किस्म है। यानी बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत पुराने बैक्टीरिया है। फिर ये इंतहाई नामुवाफिक यानी अनफेवरेबल हालात, यानी ऐसे हालात, ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन जहां पर कोई दूसरा जानदार नहीं रह सकता, वहां पर ये बैक्टीरिया रह सकते हैं। फिर सख्त तरीन हालात में भी ये क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो जो ऐसे हालात जहां पर दूसरे जानदार जिंदा नहीं रह सकते, वहां पर भी ये आसानी से क्या कर जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं, या वहां पर वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। वहां के हिसाब से वो अपने अंदर क्या लाते हैं, तताबुक, या उसको हम कहेंगे वहां के उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर क्या लेकर आते हैं, तब्दीलियां लाते हैं, और वहीं पर ये जिंदा रहते हैं। तो इनकी मुनफरिद और नाकाबिल तस्खीर जो खुसूसियत है वो है उनकी सेल वॉल। इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत यूनिक होती है। यानी आमतौर पर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उससे इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही अलग होती है, बहुत मुख्तलिफ होती है। अब आर्की बैक्टीरिया की अगर इकसाम की बात करते हैं तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी इकसाम है? तो इनमें 3 नाम याद रखना है। सबसे पहला है हेलोफाइल्स। कौन है? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो इंतहाई नमकीन माहौल में, यानी ऐसी जगह पर जहां पर नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है, यानी ऐसे ऐसे झीलें, ऐसे दरिया जहां पर नमक बहुत ज्यादा होंगे, ऐसे समंदर जहां पर नमक बहुत ज्यादा होंगे, वहां पर ये आर्की बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। हमको पता है कि अगर सॉल्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे तो इंसान के जिस्म से या कोई भी जानदार हो उसके अंदर का जो पानी है वो पूरा बाहर आ जाएगा, तो वो मर जाएगा। लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया वहां पर क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। इसी तरह है थर्मो एसिडोफिल्स। ना जैसी थर्मो हम बोलते हैं ना, थर्मोमीटर हम बोलते हैं, जैसा आपको बुखार हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए तो वो थर्मोमीटर आपको लगा देता है कि आपके जिस्म का दर्जे हरारत कितना है मालूम करना है। इसका मतलब ये थर्मो एसिडोफिल्स ऐसे जानदार है जो इंतहाई गर्म जगह पर रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर तेजाबियत ज्यादा है, यानी एसिडिक कंडीशन ज्यादा है, इसलिए उनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। तो पहला ग्रुप याद रखना है हेलोफिल्स, दूसरा ग्रुप याद रखना है थर्मो एसिडोफिल्स, तीसरा ग्रुप उनको बोला जाता है मिथेनोजेंस। क्या बोला जाता है उनको? मिथेनोजेंस। ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? ये दलदली इलाकों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? दलदली इलाकों में। और दूसरा ये जानवरों के मैदे में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जानवरों के मैदे में, जानवरों के स्टमक में ये मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर जानवरों के स्टमक की बात कर ले तो जानवरों का स्टमक कोई आसान जगह थोड़ी है। जानवरों के स्टमक में तो एसिड रिलीज होता है, यानी जो खाना हम खाते हैं वो खाना हजम कैसे होता है? जब वहां पर रिलीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो भी एक एसिडिक इन्वायरमेंट। वहां पर क्या रिलीज होता है? वहां पर रिलीज होते हैं एंजाइम्स, खामरे। वो खामरे क्या करते हैं? वो उस ग़िज़ा को तोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी जगह पर कोई बैक्टीरिया रह रहा है, नहीं ऐसा समझ लीजिए कि दिन भर वहां पर एक जंग चल रही है और उस जंगी हाल में ये बैक्टीरिया वहां पर रहता है। तो याद रखना है जो आर्की बैक्टीरिया को 3 बड़े ग्रुप में तकसीम किया गया है, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथानोजेंस, क्योंकि वो उतनी अनफेवरेबल कंडीशन में, नामुवाफिक हालत में भी क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। नाउ आर्की बैक्टीरिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमने कहा कि आर्की बैक्टीरिया की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सेल वॉल।
अगर हम आमतौर पे आम बैक्टीरिया की सेल वॉल की अगर बात करते हैं और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करते हैं, तो उनके सेल वॉल के कंपोजिशन में कीमियाई लेवल पर बहुत ज्यादा क्या होता है, फर्क होता है। आम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन, जबकि आर्की बैक्टीरिया वगैरह की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर एक स्पेशल एसिड्स होते हैं। तो स्पेशली जो एसिड होते हैं, ये स्पेशल एसिड क्या करते हैं, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन स्पेशल एसिड्स के अंदर होते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड, या इनके अंदर होते हैं टिकॉइक एसिड, या इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग एसिड होते हैं जिसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत मजबूत होती है। यानी इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर के बाहर की जो बाउंड्री वॉल है वो जिन मटेरियल से बनी होगी वो, और मान लीजिए कि कोई बैंक है, उस बैंक की जो बाउंड्री वॉल है वो, या और उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिए कि कोई जेल है उसकी वॉल या उसकी बाउंड्री वॉल। ना ये समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो हमारे घर की वॉल जो होंगी वो आप ईंटों से बना लेंगे, किसी छोटे मोटे पत्थर से बना लेंगे। बैंक की जब दीवार की बात आएगी तो बैंक की दीवार में आप ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे कि बैंक की दीवारें ना टूटे। और उससे भी बढ़कर अगर जेल की बात होगी तो जेल की दीवारों के अंदर आप रॉड, आयरन रॉड्स वगैरह डाल देंगे कि वो और भी मुश्किल हो जाए तोड़ना। इसका मतलब ये है कि मटेरियल आपने किस तरह से या कौन सा मटेरियल आपने इस्तेमाल किया वो डिसाइड करेगा कि वो जो वॉल है उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, वो कितनी मजबूत होगी। तो इसी तरह से आर्की बैक्टीरिया के अंदर या आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, उनकी जो खलवी दीवार होती है, उसके अंदर जो केमिकल मादे होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं, जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी माहौल में आसानी से अपने आप को क्या कर लेता है, अडेप्ट, वहां पर वो अपने आप को ढाल लेता है, जिसकी वजह से वो आसानी से वहां पर क्या करेगा, जिंदा रहेगा। तो खुसूसी साथ क्या होती है, आर्की बैक्टीरिया की खलवी दीवार आम बैक्टीरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये मुनफरिद कीमियाई साख्त उन्हें उबलते हुए पानी में, तेजाब में और जबरदस्त दबाव को बर्दाश्त करने की क्या बनाती है, काबिल बनाती है। और यही इनकी बका यानी जिंदा रहने का सबसे बड़ा क्या है, राज है। ना अब मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस की अहमियत क्या है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो मिथेनोजेंस है ये कुदरती बायोगैस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारे पास आजकल जो बायोगैस वगैरह मिलता है या हम जिसको गोबर गैस बोलते हैं, तो वो जो बनाई जाती है वो इन मिथेनोजेंस से बनाई जाती है। और ये मिथेनोजेंस कहाँ होते हैं, ये मिथेनोजेंस जो हर्बीवोर है, यानी ऐसे जानदार जो क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं, या हम ऐसे जानदारों की बात करेंगे जो रोमिनेंट्स है, यानी जिनके अंदर क्या होता है, ये जो उनकी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक पार्ट एक्स्ट्रा होता है, सीकम, वहां पर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ना। जानवरों का जो मैदा है उसके अंदर, गाय भैंस जैसे जानवरों का निजाम हाजमा है उसके अंदर मैदा होता है, वहां पर मिथेनोजेंस होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, जो चारा है यानी जो भी पौधे उन्होंने खाए हैं उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज, उस सेल्यूलोज को वो क्या करते हैं, डाइजेशन, फिर बायोगैस की पैदावार, इस अमल के नतीजे में मीथेन गैस पैदा होती है जो ईंधन के तौर पर क्या होती है, इस्तेमाल होती है। यानी आर्की बैक्टीरिया का एक जो ग्रुप है जिसको हम मिथेनोजेंस कह रहे हैं, वो मिथेनोजेंस हमारे लिए कुदरती बायोगैस बनाने के लिए क्या होते हैं, आज इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसी जगह पर रहते हैं जो जो आम या दूसरे बैक्टीरिया के लिए सरवाइव करना या दूसरे बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल भी नामुवाफिक है, अनफेवरेबल है। लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया ऐसी जगह पर रहते हैं, फिर भी ये बैक्टीरिया ऐसी जगह पर आसानी से क्या करते हैं, अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। नाउ बैक्टीरिया, अब दूसरा दूसरा एक 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 जो ग्रुप हमने पढ़ा वो आर्की बैक्टीरिया का पढ़ा। अब दूसरा ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया, हकीकी बैक्टीरिया जिसको हम यहाँ पर कहते हैं। यू बैक्टीरिया को हकीकी बैक्टीरिया कहा जाता है। तो दो तरह के बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया को हकीकी बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो इंतहाई मजबूत होती है। इनमें हरकत के लिए क्या मौजूद होता है, फ्लैचेला मौजूद होता है। अब आप बोलेंगे सर फिर उनको ऐसा क्यों नहीं बोला गया, उनको हकीकी बैक्टीरिया क्यों नहीं बोला गया। तो असल में आज की दुनिया में जो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं या बहुत आसानी से जो हमको दिखाई देते हैं वो है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत जमाने से अपनी जिंदगी गुजारते आ रहे हैं, ठीक है। और आज के मॉडर्न दौर के हिसाब से या आज के जमाने के हिसाब से, आज के माहौल के हिसाब से, आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं उन्होंने अपने अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां लेकर आई है, ठीक है। इसलिए उनको बोला जाता है
यू बैक्टीरिया, और स्पेशल खुसूसियत जो उनकी है वो है उनके अंदर होने वाली हरकत, मूवमेंट, और वो किसकी वजह से होती है, वो होती है फ्लैचेला। तो अब अगर हम कुछ खुसूसियात की बात करते हैं जो आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से या यू बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया से अलग करती है। तो सबसे पहला है सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत ज्यादा मुनफरिद होती है और पेचीदा होती है, लेकिन अगर यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये बाकायदा होती है और मजबूत होती है, यानी एक ही कंपोजिशन इसका है, इसके अंदर कोई तब्दीली आपको नहीं देखने को मिलेगी और वो मजबूत होगी। मस्कन की बात करते हैं यानी रहने की जगह की बात करते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया इंतहाई सख्त और नामुवाफिक हालात में होते हैं, यानी ये सिर्फ ऐसी जगह पर होते हैं जो हार्श इन्वायरमेंट होता है या दूसरे जानवर वहां पर जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो यू बैक्टीरिया भी हमको हर जगह पर देखने को मिलेंगे, पानी, मिट्टी, हवा, हर जगह पर देखने को मिलेंगे। मूवमेंट की बात करते हैं तो उमूमन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो गैर मुतारिक होते हैं, लेकिन अगर यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनके पास होता है फ्लैजेला, और उस फ्लैजेला की मदद से वो आसानी से क्या कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना। अब तीसरा ग्रुप होता है यू बैक्टीरिया के अंदर एक और ग्रुप है, उसको बोला जाता है साइनो बैक्टीरिया, उसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोला जाता है उनको, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाउ सबसे पहले ये कि साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं। साइनो बैक्टीरिया ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। इनमें पौधों की तरह क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। इसका मतलब ये कौन सा अमल अंजाम देंगे, ये फोटोसिंथेसिस का अमल अंजाम देंगे, शुआई तरकीब का अमल अंजाम देंगे और उसके जरिए अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। तो ये शुआई तरकीब यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने ग़िज़ा खुद बनाते हैं, यानी ये कौन हो गए, ऑटोट्रॉफी। और जब ये फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या खारिज करते हैं, ये खारिज करते हैं ऑक्सीजन। फिर जमीन पर ऑक्सीजन पैदा करने वाले इब्तिदाई जानदारों में इनका शुमार होता है। हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो इवोल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे कि जब दुनिया बन गई तो दुनिया के ऊपर ऑक्सीजन नहीं थी, फिर कुछ जानदार आए, उनमें से बोला जाता है कि साइनो बैक्टीरिया आए और उन साइनो बैक्टीरिया ने क्या करे, इन्वायरमेंट से लाइट का इस्तेमाल करे यानी फोटोसिंथेसिस किया और नतीजे में ये हुआ कि ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। तो पहले जो इन्वायरमेंट था वो बगैर ऑक्सीजन का, साइनोबैक्टीरिया के बनने की वजह से धीरे धीरे ऑक्सीजन आई और उस ऑक्सीजन की वजह से ये हुआ कि अब जो दूसरे नए जानदार बनना शुरू हुए, नए जानदारों का इर्तिफा की शुरुआत हुई। इसलिए याद रखना कि साइनोबैक्टीरिया को ये बोला जाता है कि ये पहले जानदार हैं जो जमीन पर आए और उन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। ना साइनोबैक्टीरिया की ज़ाहिरी खुसूसियात या अक़साम। अब साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो इनमें हमको क्या देखने को मिलता है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि ये जो होते हैं ये ताज़ा पानी में होते हैं, समंदरी पानी में भी होते हैं और गीली मिट्टी में भी ये कसरत पाए जाते हैं। पहली बात कि यककल्बी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं यककल्बी होते हैं, एक तनहा खलिए पर इनकी मौजूदगी होती है। दूसरा ये कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, एक जगह रहने वाले या ग्रुप में रहने वाले। तो बहुत से खलियात मिलते हैं और एक क्या बना देते हैं, कॉलोनी बना देते हैं या एक गौर बना देते हैं और उसकी शक्ल में ये रहते हैं। तीसरा कि इनकी जो साख्त होती है उसमें धागा नुमा साख्त भी देखने को मिलती है कि जो खलियात है वो एक लंबी जंजीर या धागे बनाकर अपनी जिंदगी क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की साख्त और अक़साम की अगर बात करें तो वो यककल्बी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, गैदरिंग में रहते हैं, घोल बना के रहते हैं और धागे नुमा भी होते हैं। रहने की अगर जगह की बात करते हैं, हैबिटाट्स की अगर बात करते हैं तो ये ताज़े पानी में भी देखने को मिलेंगे, समुद्री पानी में भी देखने को मिलेंगे और गीली जगह पर भी देखने को मिलेंगे। ना अब एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या अंजाम देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कुदरत के खाद बनाने वाले ये कारखाने, ये क्या करते हैं, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन है या हम कहेंगे अमोनिया वगैरह है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि नाइट्रोजन ये बहुत अहम है। किस लिए अहम है, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन डीएनए बनाने में भी इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन अमाइनो एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन हमारे जिस्म के बहुत सारे कीमियाई मादे बनाने में इस्तेमाल होता है।
इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन को ह्यूमन बॉडी तक सप्लाई करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को ह्यूमन बॉडी तक अगर सप्लाई करना है तो ह्यूमन प्लांट भी होना चाहिए, और प्लांट को ही काम करना पड़ेगा कि वो नाइट्रोजन क्या करे, फिक्स करे। लेकिन प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, तो फिर नाइट्रोजन फिक्स करने में या नाइट्रोजन को जमा करने में उनकी मदद कौन करेगा, तो वो मदद करेंगे बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन को जमा करके पौधों को देना, ताकि फिर वो आगे जाके दूसरे एनिमल्स को मिले, और उन एनिमल के अंदर उस नाइट्रोजन की वजह से दूसरे सारे बायोमोलिक्यूल्स बने। ये पूरा एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में मदद करने वाले कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की ये खास खलीए है जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जज्ब करते हैं और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। किस शक्ल में तब्दील करते हैं, वो या तो उसको शक्ल में तब्दील करेंगे अमोनिया, और फिर अमोनिया से वो उसको क्या बना देंगे, नाइट्राइट्स। अमोनिया जो है ये हार्मफुल है, डायरेक्टली अमोनिया के फॉर्म में नहीं लिया जा सकता, तो अमोनिया का ब्रेकडाउन किया जाता है नाइट्राइट्स में, और फिर पौधे उस नाइट्राइट्स को क्या करते हैं, अपनी जड़ों की मदद से उसको जस्ट करते हैं नोड्यूल्स के फॉर्म में। इसलिए हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोस्टॉक, एनाबेना, ये इस तरह के हम नाम पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसकी वजह से हमको पौधों से बहुत ज्यादा ऐसे सोर्स मिलते हैं जो प्रोटीनेशियस है, जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है। अब इसमें एक बात याद रखना है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया के खलीए ये क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया की ये जो खलीए होते हैं उनको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। क्या बोला जाता है इनको, हेटेरोसिस्ट का मतलब होता है खलिया, हेटेरो का होता है मुनफरिद। तो ये मुनफरिद खलिया होता है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ये क्या करता, हवा में मौजूद जो भी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्राइट के फॉर्म में। क्यों करेगा, क्योंकि पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, अमोनिया। और जब बारिश होगी तो बारिश की मदद से ये अमोनिया नाइट्राइट ये जमीन में चला जाएगा, फिर पौधा क्या करेगा, इनको जमीन से क्या करेगा, जस्ट करेगा। तो इस तरह से ये पूरी एक साइकिल चलती है। इसको हम आगे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में देखने वाले हैं, बट अभी जो चीज हमको समझना है कि बैक्टीरिया किस तरह मदद कर रहा है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया मदद करते हैं, जहां पर वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में और नाइट्राइट्स में। कौन से खलीए की मदद से करते हैं, तो उसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ना अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनको बोला जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, गैर नामियाती कीमियादान, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैर नामियाती कीमियादान ना। हम पर जैसा बोलते हैं साइंसदान, साइंसदान का मतलब ये होता है कि जो कुछ ना कुछ अच्छी चीज बनाएंगे, लोगों के सामने कुछ तो भी नई चीज को डिस्कवर करेंगे। वैसे ये कीमियादा है। कीमियादा का मतलब क्या है कि ये केमिकल की मदद से कुछ नए मादे बनाएंगे, कीमोसिंथेसिस ये करते हैं, केमिकल की मदद से ये अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया रोशनी के बजाय कीमियाई मरकबात का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ बैक्टीरिया वो होते हैं जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करेंगे और अपनी ग़िज़ा बनाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कीमियाई मादों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी ग़िज़ा बनाएंगे। फिर ये नाइट्राइट्स, आयरन, सल्फर, इन जैसे गैर नामियाती मरकबात की क्या करते हैं, तकसीद करते हैं। तकसीद करते हैं मतलब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और तोड़कर फिर उनको किसी और दूसरे नए मादे में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। ये माहौलियाती निज़ाम में ग़िज़ाई अज्जा, न्यूट्रिएंट्स की रीसाइक्लिंग का बुनियादी किरदार अदा करते हैं। यानी हमारे पास जो होता है ना, मान लो रिसाइकलिंग क्यों करना है, रिसाइकलिंग इसलिए करना है ताकि एक बार कोई कंपोनेंट बन गया, अब उसका इस्तेमाल खत्म हो गया, उसको तोड़ दो ताकि वो दूसरे जानदारों को क्या हो सके, इस्तेमाल में आ सके। तो इस तरह से रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस होता रहता है, उस रिसाइकलिंग के प्रोसेस में ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना रोल अंजाम देते हैं। तो आमतौर पर ये क्या करते हैं, जो भी गैर नामियाती मादे होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, और उनका ऑक्सीडेशन करके फिर उनसे क्या करते हैं, तवानाई क्या करते हैं, हासिल करते हैं। नाउ आमतौर पर हमको देखने को तो ये मिल रहा है कि वो उस कीमियाई मादे का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है, लेकिन वो कीमियाई मादे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरे जानदारों के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वो कीमियाई मादों को क्या कर रहा है, अवेलेबल करा रहा है, उनके लिए वो मुहैया कर रहा है। जैसा मान लो कि पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे जमीन से बहुत सारे क्या करेंगे, एलिमेंट्स, बहुत सारे दूसरे केमिकल्स को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे।
तो वो केमिकल वहां आए कहाँ से, वो जमीन में आए कहाँ से, वो जमीन में आए बैक्टीरिया की वजह से। क्योंकि बैक्टीरिया ने क्या किया, मान लो कि कोई खेत है, उस खेत में पहले कोई आपने पौधे लगाए थे, अब वो पौधे टूट गए, उन पौधों का जो भी बचा कुचा मादा है उसको क्या करना है, उसको सड़ाना है, गलाना है। क्यों सड़ाना गलाना है, ताकि उनसे ये सारे नामियाती मादे क्या हो जाए, अलग। और सारे नामियाती मादे अलग होंगे तो वो जमीन में ही रह जाएंगे, और अगर वो जमीन में रह गए तो जो आपने नया सीड लगाया, जो नए बीज आपने लगाए, वो नए बीज को वो कीमियाई मादे मिलेंगे, जिसकी वजह से वो नया बीज अच्छी तरह से अपनी क्या करेगा, नमो करेगा, ग्रोथ करेगा, जो आगे चल के और अच्छे नए क्या देगा हमको, पौधे देगा, नई ग़िज़ा सप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से याद रखना है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो रिसाइक्लिंग का काम करते हैं। नाउ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये माहौलियाती तवाज़ुन के खामोश मुहाफिज हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे जानदारों पर मुनहसिर हैं और उनसे अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ये कुदरत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। अब एक और बात याद रखना कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बैक्टीरिया में हमने कई नाम पढ़े, लेकिन एक जो नाम याद रखना है कि सबसे ज्यादा हेटेरोट्रॉफिक किस बुनियाद पर बोला जा रहा है, ये बात ग़िज़ा की बुनियाद पर। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे तो किस बुनियाद पर बोला जा रहा था, सेल वॉल की बुनियाद पर। अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग बुनियादों की बुनियाद, अलग अलग खुसूसियात की बुनियाद पर उनको बोला गया कि ये इतने होते हैं, ये इतने होते हैं। हर बार यही बात हो रही कि ये कुदरत में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन याद रखना है क्यों। तो आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उनकी सेल वॉल की वजह से, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, खाने खाने के तरीके की वजह से। फिर ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों पर इनका इन्हिसार होता है। ये शानदार डीकम्पोजर हैं, यानी ये क्या करते हैं, जो भी मर गई चीजें होती है, टूट गई चीजें होती है, उनको क्या करते थे, डीकम्पोज कर देते, सड़ा गला देते हैं। फिर ये मुर्दा अजसाम और नामियाती मादों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और इस तरह से जमीन की सरखेजी में क्या करते हैं, बेपनाह क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मुर्दा नामियाती मादे हैं उनके ऊपर ये बैक्टीरिया जाएंगे, अटैक करेंगे, फिर उनको वो सड़ा गला देंगे। इस तरह से जमीन की जरखेजी में क्या कर दिया उन्होंने, इजाफा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि फर्टिलाइजर हम लोग आज खेत में सुनते हैं कि खेत की जरखेजी बढ़ाने के लिए क्या ऐड किया जाता है, खाद, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेचुरली फर्टिलाइजर बनाने का काम करते हैं, खाद बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के पौधे की क्या होने वाली है, नमो होने वाली है, और वो नमो बहुत अच्छे से होने वाली है ना। अब इंसानी जिंदगी और ज़राअत के लिए मुफीद बैक्टीरिया, हम ये कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये इंसानों की जिंदगी में भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ ज़राअत में भी ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया की ज़राअत की अहमियत या ज़रूरी अहमियत क्या है। तो याद रखना है, पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की वजह से क्या हो गया कि जो पौधे हैं उनको क्या मिल गई, नाइट्रोजन। यानी वही नाइट्रोजन आगे चल के अमीनो एसिड बनाने में काम आएगा, प्रोटीन बनाने में काम आएगा, डीएनए बनाने में काम आएगा, जिसके नतीजे में अब उस पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगी। दूसरा, तिब्बी फवाइद। तिब्बी फवाइद में क्या होता है कि आजकल हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स। जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स, वो कहाँ से मिलती है, वो भी हमको बैक्टीरिया से मिलती है। तो ऐसी जानलेवा बीमारियां जिनसे हमारा बचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज हम उन बीमारियों से क्या जाते हैं, बच जाते हैं। किसकी वजह से, तो वो है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की जो तैयारी होती है वो भी किससे की जाती है, बैक्टीरिया से की जाती है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया है उनका इस्तेमाल हम खुराक की तैयारी में करते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, फिर दूध से पनीर बनाना, फिर इसी तरह से फर्मेंटेशन करना। ये सारे जो कलीदी अमल है या जो अहम रोल है, ये सारे के सारे कौन अंजाम देता है, बैक्टीरिया। नाउ अगर आप देखेंगे जो ब्रेड है, जो ब्रेड आती है, या आपके पास जो ढोकला आता है, या इसी तरह की जो दूसरी चीजें आती है जिसका नेचर जो होता है वो पफ्फी होता है या कुरकुरा होता है, तो उनके अंदर ये जो तब्दीली लेकर आए, ये तब्दीली कौन लाता है, ये तब्दीली लेकर आते हैं बैक्टीरिया। तो पहले जमाने में ये होता था कि लोगों को ये बात पता नहीं थी, लोगों को लगता था कि आप दूध को खुला छोड़ दो वो दही बन जाएगा। असल में दूध को खुला छोड़ने की वजह से उस जगह पर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो दूध में शामिल हो जाता था, और फिर वो क्या करता था, उस दूध को क्या कर देता था, क्लॉट कर देता था। क्लॉट मतलब उसके अंदर छोटे छोटे ढेकले बन जाते थे, घट हो जाता था, क्लॉट्स बन जाते थे।
फ्रैगमेंट्स बन जाते थे और आप उसको बोलते थे दही। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का इंसानी जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ज़राअत के अंदर भी बैक्टीरिया का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, फिर इसी तरह से हर बैक्टीरिया आपके लिए फायदेमंद नहीं है, कुछ बैक्टीरिया आपके लिए नुकसानदायक भी है। तो बीमारी फैलाने वाले और नुकसानदायक बैक्टीरिया। नाउ सबसे पहले अगर बात करते हैं तो नबाताती बीमारियां, फसलों और फलों को शदीद नुकसान पहुंचाने में भी इनका बहुत अहम रोल है। जैसे अगर बात करते हैं कि जो टमाटे होते हैं और जो नींबू होते हैं उनमें सिट्रस कैंकर, कौन सी बीमारी होती है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक तरह का बीमारी है जो पौधों में होता है, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? बैक्टीरिया। फिर इसी तरह से आसावी बीमारियां। नाउ एक बीमारी होती है उसको हम कहते हैं टिटैनस। ये टिटैनस जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है और इस टिटैनस के इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसके आसावी निज़ाम या अज़बी निज़ाम जो होता है या नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से इंसानी बीमारियों में एक और बात करें तो जैसे आलूदा पानी है या आलूदा खुराक है, यानी हम कहेंगे कि जो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ग़िज़ा है वो ख़राब हो गई, या हम कहते हैं कि पानी जो है आलूदा हो गया। तो इसकी वजह से क्या होती है? बीमारियां होती हैं। उनमें उनमें से एक बीमारी जिसको हम बोलते हैं हैजा कॉलेरा, जिसमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, खै आती है, टाइफाइड, है ना, जो हम मानते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां भी किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया सिर्फ इंसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए वो कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। फिर दूसरी बात बखा की जंग, कि बैक्टीरिया में तौलीद के अनोखे तरीके हमको देखने को मिलते हैं। कौन से अनोखे तरीके देखने को मिलते हैं? तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो साजगार जब हालात होते हैं या फेवरेबल जब कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? ऐसे हालात जिसमें उनको खाने के लिए सारी चीजें अवेलेबल है, ऐसे हालात जिसमें दर्जे हरारत बराबर है, ऐसे हालात जहाँ पर पीएच या एसिडिक कंडीशन बराबर है, ऐसे हालात जहाँ पर नमी मौजूद है, पानी मौजूद है। अब ऐसे हालात को उनके लिए बोला जाता है फेवरेबल साजगार हालात। इन साजगार हालात में वो अपने नंबर कैसे बढ़ाते हैं? तो होता ये है कि एक बैक्टीरिया है वो एक बैक्टीरिया आगे चल के दो बैक्टीरिया में तकसीम होता है, फिर वही बैक्टीरिया फिर धीरे धीरे आगे और तकसीम होते चले जाते हैं। इस तरह से उनकी नई जनरेशन बनते जा रही है, उनकी नई नस्ल बनते जा रही है। ऐसा अमल जिसके अंदर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं और वो भी टूटने की वजह से बनते हैं, तो उस अमल को बोला जाता है बाइनरी फीचर। क्या बोला जाता है इसको? बाइनरी फीचर। इसमें क्या होता है? एक खलिए का तेजी से दो हिस्सों में तकसीम होना। तो बैक्टीरिया के अंदर जो बुनियादी तौलीदी तरीका है वो है बाइनरी फीचर, जिसमें एक खलिया दो खलियों में क्या होता है? तकसीम होता है। 2 4 में 4, 8 में 8, इस तरह से 16, 32, 64 और कई सारे लाखों के क्या होंगे? नंबर बढ़ेंगे। दूसरा होता है अनफेवरेबल कंडीशन, नामुवाफिक हालात। तो एक बात तो हमने कहा कि ये मुवाफिक हालात में कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे। अब बात हो रही है नामुवाफिक हालात। ऐसे हालात जिस वक्त पानी सही तरीके से अवेलेबल नहीं है, दर्जे हरारत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे हालात में भी वो क्या करते हैं? तौलीद का अमल अंजाम देते हैं। तो अब उस हालात में तौलीद का अमल अंजाम कैसे देंगे? तो उस वक्त उनके पास बनती है स्पोर्ट्स। क्या बन जाती है? स्पोर्ट्स। यानी वो अपने जिस्म के आजू बाजू में क्या बना देते हैं? एक बहुत स्ट्रॉन्ग कवरिंग बना देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत गिलाफ बना देते हैं। उस कंडीशन में उनको बोला जाता है कि वो स्पोर वाली लाइफ में चले गए, जहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो उनके पास अवेलेबल जो ग़िज़ा है या ग़िज़ाई अजनास है या जो बचा कुचा हुआ फूड मटेरियल है, वो उसको कम से कम इस्तेमाल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कम से कम वो खुराक इस्तेमाल हो, ताकि उनके जिस्म के अंदर ज़्यादा तवानाई बनाने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि तवानाई बनाने के लिए क्या चाहिए? ग़िज़ा चाहिए। और अगर तवानाई ज़्यादा बनेगी तो ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल होगी और इस तरह से ग़िज़ा क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। और ग़िज़ा अगर ख़त्म हो गई तो इससे उनकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। तो इसलिए अनफेवरेबल हालात में वो बनाते हैं स्पोर। ये जो स्पोर होती है इसको दूसरे अल्फाज में बोला जाता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव। यानी इस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो खुराक और पानी की कमी में अपने इर्द गिर्द या अतराफ के इंतहाई वो क्या बना देते हैं? मजबूत तह बना देते हैं। और ये जो बनाकर क्या हो जाते हैं? गैर फ़आल हो जाते हैं, ताकि जब तक फेवरेबल हालात ना आए तब तक वो क्या रहे? जिंदा। इसकी एक और मिसाल जो हमने कल पढ़ा था, मेंढक। तो हमने मेंढक में ये बात बोला कि मेंढक जैसी अनफेवरेबल कंडीशन में आते हैं, मुश्किल हालात में आते हैं, यानी जब दर्जे हरारत या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या दर्जे हरारत बहुत
कम हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन में उनको जिंदा रहना है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने जितने भी काम है उसको छोड़ देते हैं और जाके कहाँ पर बैठ जाते हैं, बरोज में, गढ़ों में, ताकि वो क्या करे, जितनी भी गिजा उनके पास बची खुची गिजा है वो 6-8 महीने उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो वैसे ही बैक्टीरिया का भी हाल है ना। अब एक नाम याद रखना है बैक्टीरिया में, वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा ये हयातियात की एक अनोखी मिसाल है, पहली है। ये बैक्टीरिया दुनिया का सबसे इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्यों ये अलग थलग है, क्या वजह है इसको अलग अलग थलग बनने की? उसकी वजह है सेल वॉल की अदम मौजूदगी या सेल वॉल की गैर मौजूदगी। ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनकी खलवी दीवार नहीं होती। हम आमतौर पर बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो भी होंगे उनके अंदर सेल वॉल होगी, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं है। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से इनकी जो शक्ल है वो क्या होते रहेंगी, बदलते रहेंगी। हम आगे चल के जब सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो वहां पर हम सेल वॉल का फंक्शन पढ़ेंगे। तो सेल वॉल का फंक्शन ही होता है कि वो क्या करे, किसी भी खलिए का शेप डिसाइड करे, उसका शेप कैसा रहेगा, समझ रहे हैं। लेकिन इनके पास सेल वॉल है ही नहीं। अब जब इनके पास सेल वॉल है ही नहीं तो इनका कोई शेप नहीं होगा, यानी ये मुख्तलिफ शेप्स के होंगे या मुख्तलिफ शक्लों के होंगे। फिर ये सबसे छोटे खलियात हैं। हम आगे चल के बढ़ेंगे कि इनका जो साइज होता है वो 0.03 माइक्रोमीटर, इतना कम होता है। तो ये जमीन पर दरियाफ्त होने वाले क्या कंसिडर किए जाते हैं, सबसे छोटे जानदार। यानी अगर आपको बोला जाए कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा जिंदा जानदार कौन है, तो याद रखिए आप ब्लाइंडली आंखें बंद कर कर आंसर देना, क्या, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा खलिया कौन सा है, सिंगल सेल, तो उसका हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये नाम हम कुछ मिसालें इसको याद रखिए। फिर बगैर ऑक्सीजन की बखा, ये ऑक्सीजन के बगैर भी बआसानी जिंदा रह सकते हैं। यानी आप सोचिए कि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो ये जिंदा रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि जब दुनिया बनी होगी और दुनिया में जब कोई ऑक्सीजन थी नहीं, तो इसका मतलब है ऐसे बैक्टीरिया उसको क्या रहे होंगे, जिंदा रहे होंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं। फिर खतरनाक नोयत, क्या खतरनाक नोयत है, ये पौधों और जानवरों में पेचीदा बीमारियों का क्या होते हैं, बास होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। फिर ये अपने शेप क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अगेंस्ट में अगर हम कोई भी दवा बना लें, मेडिसिन बना लें, तो ये क्या करेंगे, अपनी साख को बदल देंगे। यानी ऐसा समझ लीजिए कि ये ऐसे चोर है जो चोरी करने के बाद अपना हुलिया बुशरा बदल देते हैं। तो जैसे ये बीमारी करेंगे, बीमारी करने के बाद ये अपना शेप को क्या कर देंगे, बदल देंगे। नतीजे में ये होगा कि आपने एक मेडिसिन इनको किल करने के लिए दिया, वो मेडिसिन इनके ऊपर अटैक नहीं कर रही है, क्योंकि वो मेडिसिन जिस शेप को पहचानती है वो शेप तो अब रहा नहीं। तो इस तरह से याद रखना है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्मा, इनके अतराफ में सेल वॉल गैर मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एक किंगडम क्या हुआ, खत्म हुआ। अर्शन भाई, अपने पास टाइम बहुत कम है, अपने को एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आपको जो भी काम है आप करके आ जाओ, लेकिन याद रखो कि घर में भी ये बात बोल के रखो और बाहर भी ये बात बोल के रखो कि 40 दिन तक आप एक जमात में निकले हुए हैं और वो जमात में 2 घंटे आपने देना है, ठीक है। याद रखो, आज तो आप जाके आ जाओ, आज रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, बट कल से इस बात को याद रखना कि 2 घंटे हमारा लेक्चर किसी भी हाल में हो रहा है। मैं वक्त दे रहा हूँ ना आपको 2 घंटे का, मिनिमम अमाउंट में 2 घंटे दे रहा हूँ, वो भी रेगुलर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सारे प्रेजेंटेशन, ये सारे पीपीटी वगैरह, ये किसके लिए बनाया है मैंने, आपके लिए बनाया है, ठीक है। समझना है तो 2 घंटे आपने किसी भी हाल में मेरे साथ बैठे रहना है। नहीं जा रहे, अरे वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया भाई, ठीक है। इसमें मेरा फायदा है क्योंकि तुम पढ़ेंगे तो तुम आगे बढ़ेंगे। चलिए नाउ, अब एक और किंगडम की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि विटेकर ने कितने किंगडम बनाए, 5। कौन कौन से 5 थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। तो अब उसमें हम दूसरे किंगडम की बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा।
ना। अभी किन्नम प्रोटिस्टा क्या होता है ना, सबसे पहली बात याद रखना है कि प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा क्या है, तो पहली बात याद रखना है कि प्रोटिस्टा के अंदर पौधे भी हैं, जानवर भी है, फंजाई भी है। यानी प्रोटिस्टा वो ग्रुप है जो ऐसे जानदार है जिनके अंदर पौधों की, जानवरों की खुसूसियात भी है, जिनके अंदर पौधों और फंजाई की खुसूसियात भी है, जिनके अंदर जानवर और फंजाई वाली खुसूसियात भी है। यानी चारों किंगडम की जो जो खुसूसियात है वो कुछ ऐसे जानदारों के अंदर मौजूद है, तो आप उनको एक ग्रुप में रख दिए और वो ग्रुप का नाम रख दिया प्रोटिस्टा। तो ये यककलवी और यूकैरियोटिक, मतलब ये प्रोकैरियोटिक भी है या ये यूकैरियोटिक भी है, यानी इनके अंदर एक खलिया भी है और ये यूकैरियोट भी है। तो तमाम यककलवी यूकैरियोट इस किंगडम में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए। और इनमें हमको क्या देखने को मिलता है, वाज़े न्यूक्लियस। आमतौर में जो यूनिसेलुलर जानदार होते हैं उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ये ऐसे यककलवी जानदार है जिनके अंदर हमको वाज़े न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। यानी इनके न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। फिर गैर वाज़े सरहदें, यानी गैर वाज़े सरहदें का मतलब क्या होता है, इस किंगडम की जो हदूद है वो वाज़े नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जानदार जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उनको आपने बोला, या वो जानदार जो लोकोमोशन कर रहे हैं, नकलो मकानी कर रहे हैं, नकलो हरकत कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपके पास वहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई वाज़े उसकी बाउंड्री नहीं है। तो कुछ जानवर जो है वो पौधों में है, कुछ जानवर वो जानवरों में है, कुछ पौधे जानवर जो है, कुछ जानदार जो फंजाई में है, वो सब एक दूसरे के साथ मुशाबिहत रखते हैं, एक जैसी खुसूसियात रखते हैं। तो उन सारों को उठा के आपने कहाँ रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। इसी तरह से आबी हयात कि ये जो प्रोटिस्टा है इनकी ज्यादातर जो तादाद है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, पानी में। यानी प्रोटिस्टा ज्यादातर कहाँ पर होते हैं, पानी में होते हैं, यानी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में या जमीन पर नहीं होते। अब इन जानदारों में झिल्लीदार ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो खलिए होते हैं उनमें बड़ा फर्क क्या होता है। तो प्रोकैरियोट के अंदर झिल्लीदार असूचे नहीं होते, जबकि यूकैरियोट के अंदर झिल्लीदार ऑर्गेनल्स या असूचे मौजूद होते हैं। अब ये बात यहाँ क्यों बोली जा रही है, वो इसलिए बोली जा रही है क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर जानदार भी है, मल्टी सेलुलर जानदार भी। आमतौर पे यूनिसेलुलर जानदार यानी यककलवी जानदारों के अंदर ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर झिल्लीदार कंपार्टमेंट नहीं है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी के पास एक रूम हो और उस एक रूम के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट हो। इसका मतलब है कि वो जो रूम है वो और बहुत सारे छोटे छोटे रूम में कंपार्टमेंट में तकसीम होंगे। इसका मतलब वहां पर रहने की कोई जगह दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि प्रोकैरियोट में कोई कंपार्टमेंट नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर कंपार्टमेंट है। फिर प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर है, बट प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऐसे यूकैरियोट है जो यूनिसेलुलर है। बात समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है। यानी प्रोकैरियोट की एक खुसूसियत उनके अंदर है और यूकैरियोट की दूसरी खुसूसियत भी उनके अंदर है। यानी वो प्रोकैरियोट खुसूसियत भी दिखाते हैं, यूकैरियोट खुसूसियत भी दिखाते हैं। तो यूकैरियोट की कौन सी खुसूसियत दिखाते हैं, वो झिल्लीदार ऑर्गेनल्स उनके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो सांप हरकत और त्वरित की अगर बात करते हैं तो इनकी हरकत के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्लैजेला, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, हरकत करते हैं। दूसरा, इनके पास क्या मौजूद है, सीलिया, जिसकी मदद से वो हरकत करते हैं। तीसरा, उनके पास या तो काजिब पैर, काजिब मतलब छोटे छोटे, या सीडोपोडिया होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, हरकत करते हैं। तो इनकी जो हरकत होती है वो फ्लैजेला की मदद से होती है। अब तीसरी बात, तौलीद। इनके अंदर हमको देखने को मिलता है गैर जिनसी तौलीद। कौन सी तौलीद देखने को मिलती है, गैर जिनसी तौलीद। और ये तरीका आम तौर पे सभी प्रोटिस्ट में पाया जाता है। दूसरा, इनके अंदर देखने को मिलती है जिनसी तौलीद। जिनसी तौलीद का मतलब ये होता है कि जब जानदार अपने अंदर क्या बनाते हैं, जब जानदार जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बनाने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं, दो जिनसी खलियों का इस्तेमाल करते हैं। एक जिनसी खलिया होता है नर या मादा, सॉरी नर या मेल, और दूसरा होता है मादा या
फीमेल जिनसी खलियों। तो इस तरह से इनके अंदर दो अलग अलग जिनसी खलिये बनते हैं और उन दो जिनसी खलियों के मिलने की वजह से बनता है जाइगोट। ना प्रोटिस्टा, अब प्रोटिस्टा की दर्जाबंदी की अगर बात करते हैं तो प्रोटिस्टा की दर्जाबंदी को 3 ग्रुप में है ना। पौधे जैसे प्रोटिस्ट, एक वो होते हैं जिनको बोला जाता है पौधे जैसे प्रोटिस्ट, दूसरा होता है उनको बोला जाता है फंजाई जैसे प्रोटिस्ट, और तीसरे वो होते हैं जिनको बोला जाता है जानवरों जैसे प्रोटिस्ट। ना पौधे जैसे प्रोटिस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर होता है जियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस, शुआई तरकीब का अमल। उसकी एग्जांपल कौन है, उसकी एग्जांपल है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। ये ऐसे प्रोटिस्ट है जिसके अंदर कौन सा अमल होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, शुआई तरकीब का अमल होता है। दूसरा फंजाई जैसे प्रोटिस्ट, यानी ये होते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब होते हैं कि ये सड़ी गली चीजों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेप्रोफिटिक। ये फंजाई जैसे काम कर रहे हैं बट फंजाई नहीं है, इसलिए इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स। कौन सी एग्जांपल है, स्लाइम मोल्ड्स। नाउ जानवरों जैसे प्रोटिस्ट, जानवरों जैसे प्रोटिस्ट की बात करें तो इनको जानवर जैसे क्यों बोला जा रहा है, आमतौर पे हमने बोला कि जानवरों की एक खुसूसियत ये होती है कि वो हेटेरोट्रॉप है। हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या है, वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए दूसरे जानवरों पर मुनहसर है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरे जानवरों पर मुनहसर है, तो उनको बोला गया हेटेरोट्रॉपिक, जिसमें से एक है अमीबॉइड, एक है फ्लैचिलेटेड, एक है सीलिएटेड, एक है स्पोरोजोन्स। तो ये याद रखना है आपने, बहुत अहम एग्जांपल है कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर पौधे जैसे प्रोटिस्ट, फंजाई जैसे प्रोटिस्ट और जानवरों जैसे प्रोटिस्ट। समझ में आया कि अबू बकर भाई, अर्शियान भाई, साकिब को कुछ समझ रहा है? यार आप लोग कैमरे ऑन करो यार, मेरे को देखना है कि आप लोग कर क्या रहे, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, लिख रहे होंगे तो जरा मेरे को बुक बताओ कि सर हम ये लिख रहे हैं। माशाल्लाह अर्शियान भाई, मां साकिब, साकिब है या सो गए? अबू बकर, अरे साकिब भाई आप कैमरा ऑन करो तो मेरे को समझ में आएगा, मैं कैसे भरोसा करूँ आपके ऊपर। आप जब से आए तब से आपने अभी तक कैमरा ऑन ही नहीं किया। ये हमारे अबू बकर भैया कैसे बैठे हैं माशाल्लाह, अर्शियान भैया कैसे बैठे बराबर। वो कर लिख रहा क्या, ए वो कर लिख रहा। ठीक है साकिब मियाँ, याद रखो कल से कैमरा ऑन रहेगा आपका, तो मेरे को भरोसा आएगा कि आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, समझ रहे ना। अब सबसे पहला नाम है क्राइसोफाइट्स और डाइटोम्स। क्राइसोफाइट्स और डाइटोम्स। नाउ प्रोटिस्ट में एक ग्रुप होता है जिनको बोला जाता है क्राइसोफाइट्स और डाइटम्स, डायटम्स। ठीक है, नाउ इनकी रिहाइश की बात करते हैं, रहने की जगह की बात करते हैं, तो ये ताज़ा और समुद्री पानी में पाए जाते हैं। साफ की बात करते हैं तो इनकी खलवी दीवार के अंदर होता है सिलिका। खुराक की बात करते हैं तो ये जियाई तालीफ का अमल अंजाम देते हैं और जियाई तालीफ की मदद से अपना खुराक बनाते हैं। डायटम्स अर्थ पार्टिकल, डायटम्स अर्थ पार्टिकल क्या होता है कि आमतौर पे ये होता है कि मरने के बाद ये होता है कि ये जो जानदार होते हैं तो इनकी जो अतराफ की खौल होती है, जो कवर होती है, वो खौल जमा हो जाती है और वो बनाती है डायटोमेशियस अर्थ। क्या बनाती है वो, डायटोमेशियस अर्थ। और ये डायटोमेशियस अर्थ जो होता है इसको हम इस्तेमाल करते हैं पॉलिश करने के लिए, या हम इसको इस्तेमाल करते हैं तेल के फिल्ट्रेट वगैरह बनाने के लिए। तो आमतौर पे ये जो जानदार है जब ये मर जाते हैं तो इनका जो खौल होता है, इनके जिस्म का जो गलाव होता है, उसको हम अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स, एक और ग्रुप है जिसका नाम क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स, और दूसरा होता है, उनको बुलाया जाता है सुर्ख लहर। अब खुसूसियत की बात करते हैं तो ये आबादी में तेजी से इनका इजाफा होता है, पानी का जो रंग होता है इनकी वजह से सुर्ख हो जाता है, इसलिए उनको सुर्ख लहर बोला जाता है।
और चूंकि ये जहरीले मादों का इखराज करते हैं, इसलिए जमीन के अंदर जितने भी जानदार हैं उनकी क्या हो जाती है, मौत। अब ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स आपको दिखाई दे रहा है, तो इनकी खुसूसियात में से पहली खुसूसियत ये है कि ज्यादातर समंदरी होते हैं, खारे पानी में होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ज़ियाए तालीफ का अमल अंजाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट होते हैं, और एक जो पिगमेंट है वो लाल कलर का पिगमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जैसी इनकी ग्रोथ पानी के अंदर ज्यादा हो जाती है ना, आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे, रेड सी वगैरह। तो ये जो रेड सी क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, और डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर क्या मौजूद है, पिगमेंट, कलरिंग सब्सटेंस, जिसकी वजह से वो जो पानी है वो क्या हो जाता है, लाल। फिर साख्त की बात करते हैं, तो कलवी दीवार पर सेल्यूलोज की प्लेटें होती हैं, और हरकत के लिए इनके पास दो फ्लैजेला, ये दिख रहा है, ये एक फ्लैजेला है और ये दूसरा फ्लैजेला है। तो इस तरह से इनको हरकत करने के लिए कितने फ्लैजेला होते हैं, दो। आमतौर पे हमने बैक्टीरिया की बात की, तो बैक्टीरिया के पास हमको हरकत करने के लिए एक फ्लैजेला देखने को मिला, लेकिन प्रोटिस्टा में स्पेशली डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको दो फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। नाउ उसका दूसरा एग्जांपल यूग्लिनॉइड्स, दोहरी खुसूसियात। यूग्लिनॉइड्स की अगर बात करते हैं, तो इनकी जो रिहाइश है, इनका जो मस्कन है, रहने की जगह है, आमतौर पर वो ऐसे पानी में रहते हैं जो स्टैटिक है, स्टेगनेंट है, यानी रुका हुआ पानी है, और दूसरा ताज़ा पानी है। तो जब पानी किसी दरिया में ठहर जाता है वहां पर, या ऐसा पानी जो ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, उसके अंदर कौन देखने को मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स। फिर इनके अंदर है ना पेलिकल, इनमें जो खलवी दीवार है वो नहीं होती। फिर उनके अंदर होता है प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होता है ये एक लचकदार तह बनाता है, जिसको बोला जाता है पेलिकल, जिसकी वजह से इनका जो जिस्म होता है वो कैसा होता है, लचकदार होता है। हरकत की बात करते हैं, तो इनके हरकत के लिए भी क्या मौजूद होती है, दो फ्लैजेला, है ना। ये जो धूम की शक्ल आपको दिख रही है ना, इसको क्या बोला जाता है, फ्लैजेला। नाउ ये अगर इनकी बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, तो इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड होता है या मिक्सोट्रॉपिक होता है। जैसे कि सूरज की रोशनी में ये क्या करेंगे, ज़ियाई तालिब, लेकिन अंधेरे में जब होंगे तो ये जानवरों का क्या करेंगे, शिकार करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है, यानी मिक्सोट्रॉपिक है, यानी मिले जुले है। तो जब इनको सूरज की रोशनी मिलेगी तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल करेंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस के लिए अगर रोशनी मौजूद नहीं है, सनलाइट मौजूद नहीं है, सूरज की रोशनी मौजूद नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे, जो दूसरे जानदार हैं उनको खाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इनके अंदर जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं वो दो है, वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है ना। पौधों जैसे प्रोटिस्ट का मुआवजा। अब अगर हम बात करते हैं पौधों जैसे प्रोटिस्ट, तो इनमें फर्क क्या होता है, तो सबसे पहले हम उनको तकसीम किस बुनियाद पर कर रहे हैं, तो एक है खलवी दीवार, दूसरा है उनकी रिहाइश यानी रहने की जगह, और मुनफरिद खुसूसियात कि उनके अंदर कौन सी ऐसी खुसूसियात है जो अलग है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो बातें मैंने बताया, कौन कौन है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइड। तो अभी मैंने जब उनको अलग अलग करके समझाया, और वही सारी बातों को यहाँ पर मैंने टेबल की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप अभी जो मैंने नोट्स दिखाया उसी में से समझ लेंगे ना। उसके बाद है स्लाइम मोड। स्लाइम मोड का मतलब क्या होता है, फंजाई जैसे प्रोटिस्ट। ना ये फंजाई जैसे जो प्रोटिस्ट होते हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो वो जो खुराक का हुसूल उनका होता है, वो खुराक का हुसूल होता है सैप्रोफिटिक, यानी वो क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते हैं ना। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पत्ता है, और उस पत्ते के ऊपर कौन मौजूद है, प्रोटिस्ट, जो क्या कर रहा है, उस पत्ते को खा रहा है सड़ा गला कर ना। ये होते हैं सेप्रोफिटिक, यानी जो गले और सड़े नामियाती मादों पर अपना क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। फिर ये प्लामोडियम नामी एक बड़ा और कसीर न्यूक्लियाई मास बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, एक बहुत ज्यादा, यानी हम आमतौर पे ये कहेंगे कि एक खलिए में एक न्यूक्लियस होता है, पर इनके पास क्या होता है, एक खलिए में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसको वो बनाते हैं। अब नामुवाफिक हालात में वो क्या करते हैं, नामुवाफिक हालात में वो स्पोर्स बना देते हैं, यानी वो क्या करते हैं, उनके अंदर के जो छोटे छोटे होंगे, हम उनके जो बच्चे होने वाले होते हैं, उसको जैसी नामुवाफिक हालात देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि यहाँ पर हम अपनी जिंदगी सर्वाइव करना, जिंदा रहना मुश्किल है, तो वो क्या कर देते हैं, उन सबको वो स्पोर्स के फॉर्म में बदल देते हैं।
स्पोर का मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। स्पोर का मतलब होता है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर होने वाले जितने भी कीमियाई तामुलात है उन सबको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हालात खराब होने पर ये बीज नुमा स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स इंतहाई सख्त जान होते हैं, यानी बहुत टफ होते हैं, और हवा के जरिए दूर तक क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये मरेंगे नहीं या इनको कोई नुकसान नहीं होगा ना। अब प्रोटोजोआ और अमीबा। प्रोटोजोआ और अमीबा का मतलब क्या था? प्रोटोजोआ और अमीबा का मतलब है जानवर जैसे या एनिमल जैसे प्रोटिस्ट। नाउ अगर इनकी बात करते हैं तो सबसे पहली बात याद रखना है कि तमाम प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉफिक है। ये जितने भी प्रोटोजोआ यानी एनिमल की तरह दिखने वाले जितने भी प्रोटिस्ट है वो सब कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। जो शिकारी होते हैं, शिकारी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक करेंगे या दूसरे जानवर के ऊपर अटैक करेंगे, यानी प्रीडेशन करेंगे, प्रीडेटर करेंगे। दूसरा तुफेली होते हैं। तुफेलिया का मतलब क्या होता है? अपनी जिंदगी दूसरे जानवरों के अंदर जाकर क्या करते हैं? गुजारते हैं। तो इन्हें जानवरों के इब्तिदाई रिश्तेदार माना जाता है। यानी ये जो प्रोटोजोआ अमीबा है, ये बोला जाता है कि सबसे पहले जो एनिमल बने होंगे वो एनिमल कौन रहे होंगे? प्रोटोजोआ रहे होंगे। वो एनिमल कौन रहे होंगे? अमीबा रहे होंगे। फिर मिसाल की अगर बात करते हैं तो अमीबा, अमीबा इनमें से एक कुछ तुफेली भी होते हैं और बीमारी भी फैलाने वाले होते हैं। हरकत की बात करते हैं या शिकार की बात करते हैं तो ये अपने काजिब पैरों, काजिब पैरों का मतलब मैंने बताया था, छोटे छोटे पैर होते हैं, या हम कहेंगे देखो एक होता है कज़ाब अरबी में जो बोलते हैं, और एक होता है काजिब। अरबी में जब हम कज़ाब बोलते हैं तो हम बोलते हैं झूठा, है ना? तो वैसे ही काजिब है, झूठा झूठा। अब यहाँ पर जो लफ्ज है वो है सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया को जो हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो लिखते हैं काजिब, यानी ऐसे पैर जो एक्चुअली पैर है ही नहीं, यानी वो दिखने के लिए पैर है लेकिन पैर नहीं है। तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सीडो, सीडोपोडिया। तो सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है पैर। ठीक है ना? इसकी मदद से हरकत करते हैं और खुराक को क्या करते हैं? हासिल करते हैं या खुराक को पकड़ते हैं। तो जो भी प्रोटिस्ट होते हैं वो प्रोटिस्ट को जब भी कोई ग़िज़ा चाहिए होती है, कुछ खाना चाहिए होता है, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? सीडोपोडिया, फॉल्स पैर बनाते हैं, और उन फॉल्स पैर की मदद से वो क्या करते हैं? ग़िज़ा को हासिल करते हैं। साकिब कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। माइक में अगर बोलेंगे तो मेरे को सुनाई नहीं देगा। मैसेज टाइप करिए, मैसेज टाइप करेंगे तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है ना? अब फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड प्रोटोजोआ। देखिए एक बात और, मैं थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर दूं। अगर आप लोगों ने इन चैप्टर्स को आपके इंटरमीडिएट या 11th-12th में ईमानदारी से पढ़ा है तो जितनी स्पीड में हम जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने इससे पहले भी बोला है कि क्रैश कोर्स जो होता है, क्रैश कोर्स में ये होता है कि हमको बहुत कम वक्त में पूरा सिलेबस कवर करना होता है, पूरा सिलेबस बच्चों को समझाना होता है। तो आमतौर पे होता ये है कि क्रैश कोर्स में उन बच्चों ने शामिल होना चाहिए जिन्होंने पहले से उन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये चैप्टर्स को अगर पढ़ा है। अब वो बच्चे जिन्होंने इन चैप्टर्स को पहले से बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी चैप्टर ये हो रहा है इसमें जो जो बातें बोली जा रही है उसको नोट डाउन करें, और नोट डाउन करके उनको याद रखें, और फिर उसके बाद उस पूरे चैप्टर को दोबारा रिवाइज करें, और जो जो पॉइंट में आपको गड़बड़ आ रही हो मेरे से पूछें। तो एक एक दिन में आपको ये पूरा एक एक टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर फायदा कुछ भी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए आपने ये कोशिश करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये 40 डेज का इस्तेमाल करना है। एक बार आपका इम्तिहान हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास जितने काम है उसको करने के लिए आपके पास वक्त है। क्योंकि ये जो इम्तिहान होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम है, लेकिन आपके सारे कामों के लिए ऐसा कोई फिक्स होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 40 दिन तक आपके पास जो भी दूसरे बड़े बड़े काम है उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखिए। पूरा दिन कोशिश करिए कि इन जो भी चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इसको ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि अक्सर
हम मोबाइल के साथ कनेक्ट जब होते हैं तो हमको मोबाइल के साथ छोटी छोटी चीजें देखने की आदत है, बड़ी बड़ी चीजें देखने की आदत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के साथ लगा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये 40 दिन तक अच्छी तरह से, भले ही वीडियो जो रिकॉर्ड हो जाएगी उसको 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है मेरे से दोबारा पूछिए, ठीक है ना। अब बात हो रही है फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड प्रोटोजोआ। नाउ सीलिएटेड प्रोटोजोआ की जो मिसाल है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ की जो आसान सी मिसाल है वो क्या है? सीलिएटेड प्रोटोजोआ की आसान सी मिसाल जो है हम आगे बढ़िए, पैरामीशियम। कौन है? पैरामीशियम। तो ये जो डायग्राम है ये किसकी है? पैरामीशियम की। नाउ अगर हरकत की बात करते हैं तो पूरे जिस्म पर मौजूद हजारों सीलिया होते हैं जिसके जरिए ये क्या होते हैं? बहुत मुतहरिक होते हैं। खुराक की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं तो सीलिया की हरकत से पानी और खुराक एक खास नाली के जरिए क्या होता है? गले में जाता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि जो कुछ जानदार होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, जो नकलो हरकत होती है, उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं सीलिया। तो वहां पर हम पैरामीशियम के मामले में ये बात पढ़ेंगे कि ये जो पैरामीशियम की यहाँ पर है ना, ये जो सीलिया है, ये सीलिया की मदद से वो किसी भी खाने को अपने पेट में लेकर जाता है। दूसरा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इनकी जो हरकत होती है वो फ्लैजेला के लिए जरिए होती है और इनकी जो जिंदगी है इनमें से कई जो होते हैं वो बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। इसकी मिसाल है ट्राइपेनोसोमा। कौन है? ट्राइपेनोसोमा। हम आगे चल के जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे 12वीं का सबक, तो वहां पर हम ये ट्राइपेनोसोमा पढ़ेंगे और ट्राइपेनोसोमा से होने वाली बीमारियों की बात करेंगे। नाउ स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ खतरनाक तूफानी है। नाउ स्पोरोजोआ की बात करते हैं तो स्पोरोजोआ की तशकील ये अपनी जिंदगी के दौरान इन्फेक्शन फैलाने वाले स्पोर्स बनाते हैं। स्पोरोजोआ की एक मिसाल कौन है? मलेरिया। तो जो मलेरिया की बीमारी होती है वो भी किससे होती है? हमको स्पोरोजोआ की वजह से होती है। या उसको क्या यार नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, मलेरिया का जो पैरासाइट्स की वजह से होती है, उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, याद आए तो बोलता हूँ। बट याद रखना है कि ये अपनी जिंदगी के दौरान क्या करते हैं? इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। तिब्बी अहमियत की बात करते हैं तो इसकी सबसे मशहूर मिसाल, हाँ देखिए, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी पैदा करता है? मलेरिया। तो मलेरिया हमारे लिए कौन सी बीमारी है? जानलेवा। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो बीमारी फैलाने वाला एजेंट है, उसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम ये कौन है? एक तरह का स्पोरोजोआ, ठीक है। तर्ज जिंदगी की बात करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर तुफैली होते हैं, यानी ये दूसरे जानदारों के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और दूसरे जानदारों के खलियों में रहते हैं। तो याद रखना कि इनकी जो जिंदगी है, तर्ज जिंदगी या जिंदगी गुजारने का तरीका है, वो तुफैली है, ये दूसरे जानदारों के अंदर जाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। प्रोटोजोआ की दर्जाबंदी के मुताबिक अगर हरकत की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल लो, एक प्रोटोजोआ अमीबा, दूसरी मिसाल लो ट्राइपेनोसोमा, तीसरा पैरामीशियम और चौथा प्लाज्मोडियम। तो हरकत का तरीका क्या है? हरकत का तरीका होता है सीडोपोडिया, यानी ऐसे पैर जो एक्चुअली पैर है ही नहीं, उनको बोला जाता है काजी पैर। उनको रखा गया है अमीबॉइड। कौन से ग्रुप में रखा गया उनको? अमीबॉइड। ट्राइपेनोसोमा, इनके पास होता है फ्लैजेला, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? हरकत करते हैं, तो उनको रखा गया है फ्लैजिलेटेड। तीसरा है पैरामीशियम, यानी जिनके पास होती है सीलिया और इसलिए इनको बोला जाता है सीलिएटेड। चौथा होता है प्लाज्मोडियम, हरकत नहीं करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। प्लाज्मोडियम आमतौर पे क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम जो होते हैं ये जानदार जब भी अनफेवरेबल कंडीशन में आते हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये हरकत करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये हरकत नहीं है। हरकत नहीं है। हरकत का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह वो चलते जाए। तो इनके अंदर इस तरह की हरकत नहीं होती, लेकिन इनकी जो हरकत होती है वो लगता तो ऐसे ही जैसे कि जैसा हम ये कहेंगे कि हवा के जरिए ये क्या होते हैं? उड़ के जाते हैं। तो ये खुद से नहीं जा रहे, हवा के जरिए से जा रहे हैं। और हवा के जरिए से जब जा रहे हैं तो किस शक्ल में जा रहे हैं? स्पोर्स। किसकी शक्ल में जा रहे हैं? स्पोर्स, डॉर्मेंट कंडीशन में, इनएक्टिव कंडीशन में। इसलिए इनको बोला जाता है स्पोरोजोआ। क्या बोला जा रहा है इनको? स्पोरो। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा की आलमी अहमियत, ये टॉपिक
मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आज इसको पूरा खत्म कर दूं, बट चैप्टर की जितनी लेंथ है और जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर करना है उसकी वजह से वो ये रहा कि ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं होगा 2 घंटे में भी। तो हम ये करेंगे कि ये जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद के जो किन्नम प्लांटी है, किन्नम एनिमेलिया है और वायरसेस वगैरह है उनको हम कर लेंगे और कल ही हम दूसरा चैप्टर भी शुरुआत करेंगे। और हाँ अच्छा, एक बात और याद आई कि कल हमारी क्लास नहीं होगी। कल हमारी क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि कल एक जगह मेरा करियर गाइडेंस के ऊपर प्रोग्राम है, तो मैं उसके लिए जाने वाला हूँ, तो उसकी वजह से कल क्लास नहीं होगी। अलबत्ता हम परसों के दिन क्लास 2 बार लेंगे, एक सुबह में लेंगे एक शाम में लेंगे, ताकि हमारा ये जो प्रॉब्लम है क्या हो जाए, यानी जो हमारा कल का लेक्चर रह गया था उसको हम कंपनसेट करें। तो आगे चल के हम उसको 2 बार ले लेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि कल हमारी क्लास नहीं होगी ना। अब किन्नम प्रोटिस्टा की माहौलियाती अहमियत। डायटोम्स और दीगर पौधों जैसे प्रोटिस्ट समंदरों में जियाई तालीफ के जरिए दुनिया की ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं और आबी हयात की खुराक का बुनियादी जरिया। इसका मतलब ये है कि वो सारे एनिमल जो पानी में रहते हैं उनकी उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है ये कौन कंप्लीट कर रहा है? प्रोटिस्टा। दूसरा, हमारे पास जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन की बड़ी मिकदार को कौन कंप्लीट कर रहा है? प्रोटिस्टा। तिब्बी और मनफी असरात। तिब्बी असरात या मनफी असरात में सबसे पहले बात कर रहे हैं सुर्ख लहर, यानी मैंने पहले बोला कि जो समंदर होता है उसका पूरा पानी जो होता है वो लाल हो जाता है, तो समंदरी हयात को वो क्या कर देता है? तबाह कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर इनके नंबर इतने ज्यादा बढ़ गए तो ये सब क्या करेंगे? पानी के अंदर सारी ऑक्सीजन को ये खुद ही ले लेंगे, या पानी के अंदर जितनी भी ग़िज़ाई अजनास है, न्यूट्रिएंट ये खुद ही खा लेंगे। नतीजे में बाकी के जो जानदार हैं उनको सारी चीजें अवेलेबल नहीं है और वो भूखे क्या होंगे? मर जाएंगे। बगैर ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। दूसरा कि ये तूफेली प्रोटोजोआ है, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरिया में होता है। इसका मतलब इनकी वजह से बहुत ही मोहल्लिक बीमारी होती है, और आपको पता है कि मलेरिया ये एक तरह की डेथ कॉजिंग बीमारी है, मोहल्लिक बीमारी है। इससे इंसान की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। नाउ माशी अहमियत। माशी अहमियत के मतलब क्या है कि हम इससे पैसा कैसे कमाते हैं? तो डायटोम्स ना, अभी हमने बोला कि डायटोम अर्थ पार्टिकल जो होते हैं, तो इनका इस्तेमाल किस में होता है? इनका इस्तेमाल होता है सनत में, जैसा कि पॉलिश वाली सनत में, जैसा कि फिल्ट्रेशन में, किसी चीज को फिल्टर करने का, तो उसके लिए इनका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनसे हमको क्या मिलेगा?